एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस। वो वाले क्वेश्चंस जो स्टडी मेट के ही हैं बट इम्पोर्टेंट है, एंड जो हमारे कॉन्सेप्ट्स रह गए थे उन कॉन्सेप्ट्स को भी हम इस वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस करते करते डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल पहले पुरानी वाली वीडियो देखिए बेस बिल्डिंग की, बिकॉज वो देखना बहुत जरूरी है। और अभी भी आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो गाइस पुश योरसेल्फ, बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। तो चलिए इसी जोश के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको स्टडी मैट में इजीली मिल जाएंगे, एंड अगर आप किसी टीचर का भी क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली मिल जाएंगे, बिकॉज ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एंड आपको सारे करने भी हैं बिकॉज आपकी कॉन्सेप्चुअल क्वालिटी भी होगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास जिसकी भी आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Kone Limited, based in Kuala Lumpur, is the Malaysian subsidiary of Japan's New York Corporation, headquartered in Tokyo. Kone's principal Malaysian business include marketing, sales, and after-sales services of electronic products and software export products. Kone set up a new factory in Penang to manufacture and sell integrated circuit Q50XL. The first quarter budgeted production and sales were 2,000 units. अब ये डेटा आप एक बार देख लीजिए। वैसे तो ये डेटा हमें पर यूनिट के अकॉर्डिंग दिया है, बट उन्होंने बताया कि हम लोग जो बजटेड हमारा प्रोडक्शन एंड सेल्स है दैट इज गोइंग टू बी 2000 यूनिट। तो फर्स्ट अगर आप अपना बजटेड टेबल बनाएंगे तो इसको 2000 से मल्टीप्लाई करके आप अपनी बजटेड डेटा जैसे कि हमने सोर्स टेबल डिस्कस की थी, आपको याद होगा। तो सोर्स टेबल डिस्कस करने के लिए हमने उसमें 3 कॉलम्स बनाए थे, बजटेड, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल एंड द एक्चुअल। तो अगर जो बजटेड वाला कॉलम होगा वो 2000 यूनिट, और इस डेटा को यूज करके आप बना सकते हैं। अब हम आगे चल के देखते हैं कि इन्होंने एक्चुअल में कितना परचेज किया। तो ये एक्चुअल रिजल्ट्स है। एक्चुअल रिजल्ट्स भी हमारा 2000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग ही गिवन है, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। The management accountant made the following observation on the actual results. In total, the performance agreed with budget. However, in every aspect other than volume, there were huge difference. तो हमने ये बताया कि वैसे तो हमारी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। Sales were made at what was supposed to be the highest feasible price, but we now feel that we could have sold for RM 82.5 with no adverse effect on volume. तो अब हमें लग रहा है कि हमने जब सोचा था तो हमने ये सोचा था कि हम जो बेस्ट प्राइस होगा ना उस पर बेचेंगे, एंड अब हमें लग रहा है कि बेस्ट प्राइस 82.5 था। अगर हम 82.5 पे भी बेचेंगे तो भी हमारी डिमांड रिड्यूस नहीं होने वाली। यू नो प्राइस एंड डिमांड एक दूसरे से रिलेट होते हैं, बट हम बोल रहे हैं कि अगर हम 82.5 पे बेचेंगे तो भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ही रहने वाली है। सो ऑब्वियसली ना हम 82.5 पे बेचना प्रेफर करेंगे। Circuit X cost that was anticipated at the time the budget was prepared was RM 2.5 per unit. अब ये बोल रहा है कि ये जो हमारा सर्किट X है 2.5 का हमने बजट किया था, बट अब ये हो कितना गया। जनरल मार्केट में इसका प्राइस वेरी हो रहा है और ये हमें 4.25 पर यूनिट का मिल रहा है, तो इससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। तो वो चीज़ के लिए हमें अपना स्टैंडर्ड रिवाइज करना पड़ेगा। हमने जब एक बार स्टैंडर्ड बनाया था तब उस टाइम जो प्राइस चल रहा था 2.5 रुपये का, तो हमने उसके अकॉर्डिंग बना लिया। बट अगर हम अब वेरिएंस एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो 4.25 का मार्केट में मिल रहा है तो इसमें कोई कर क्या सकता है, नहीं ना। चलिए अब बात करते हैं सर्किट डिजाइनर्स की। डिजाइनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि वो लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बना के देंगे, एंड सर्किट डिजाइनर इनके भी भाव बढ़ गए। इन्होंने क्या किया, ये इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा हो रही थी कि जनरल मार्केट में 3.125 पर आर के मिल रहा है, और हमने बजट बनाते हुए इनको 2 रुपीज़ का सोचा हुआ था। अब उनके भाव बढ़ गए, क्या करें, बढ़ जाते हैं लोगों के। तो चलिए, although Kone always paid below the normal market rate wherever possible, फिर भी हमारी जो कंपनी है ना वो जानबूझ के लोगों को कम ही पैसे देगी। फिर भी हम सोचेंगे चलो देखते हैं क्या करते हैं। In my opinion, it is not necessary to measure the first quarter performance through variance analysis
Further, our operations are fully efficient as the final contribution is equal to the original budget. अब ये लोग क्या कह रहे हैं, अरे वेरिएंस एनालिसिस करने की जरूरत ही क्या है, कुछ हुआ थोड़ी ना है। कहता है जितना आना था ना वो आना, मतलब इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी कॉस्ट बढ़ी तो क्या, हमने सेल्स भी तो बढ़ाई है, ऐसे करके हमारी तो वेरिएंस नील आ रही है, तो फिर आपको वेरिएंस एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, जाओ। बट क्या ऐसा ठीक रहेगा? उनको बोलो हम सीए स्टूडेंट हैं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हम डीपली एनालिसिस करते हैं हर चीज़ का। तो अगर आपका ओवरऑल आंसर नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, हमें ईच एलिमेंट पर, हर एक पर डीपली ऑब्जर्वेशन देना है। सेल्स में अगर वेरिएंस आया तो कितना आया, कॉस्ट में आया तो कितना आया, क्यों आया, हमारी प्लानिंग की वजह से, हमारे ऑपरेशंस की वजह से, तो ये सब हमें बताना पड़ेगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, सब कुछ आपको जो मन करे वो लिख सकते हो। उसने बोला कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है इसके व्यू पे कमेंट मारना है। कमेंट मारना तो आप लोगों का फेवरेट काम है, पूरा दिन तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स ही करते हैं, तो आइए अब क्वेश्चन पे भी कमेंट करते हैं। तो वैसे भी अकाउंटेंट तो कह रहा था कि वेरिएंस एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, कितना एग्रीड है आप बताइए। चलिए आंसर क्या बोलता है, एज द मैनेजमेंट अकाउंटेंट स्टेट एंड द एनालिसिस प्रेजेंट ओवर। पहले वर्किंग नोट्स देख लेते हैं, चलिए, बिकॉज आपको बार बार वर्किंग नोट का रेफरेंस आएगा, तो एक बार हम लोग पहले वर्किंग नोट ही डिस्कस कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, इसमें इन्होंने एक टेबल बनाई है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट की, जो बजटेड कंट्रीब्यूशन से एक्चुअल कंट्रीब्यूशन की रिकंसिलेशन है। अगर आपको याद हो तो हमने रिकंसिलेशन का फॉर्मेट भी उसमें एक बार देखा था, एंड तब हमने एक्सप्लेन नहीं किया था, बिकॉज अब मैं आपको बताती हूँ कि रिकंसिलेशन कैसे बनाया जाता है। अब आपके पास डेटा भी है तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। हमारे पास क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन गिवन था 26,000। एक तो ये है हमारी बजटेड टेबल और ये वाली एक्चुअल टेबल। इन दोनों को अगर मैं देखूँ, ये 2000 यूनिट्स का है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पर यूनिट है और ये 2000 यूनिट्स हम बना रहे हैं। तो बजटेड कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 26,000, राइट। एंड एक्चुअल रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग भी हमारा कंट्रीब्यूशन 26,000 ही है। तो बेचारा अकाउंटेंट क्या, उसको तो बस उतना ही देखना था कि यार ऊपर भी 26 है नीचे भी 26 है, बात ही खत्म ना। अब हमने क्या क्या देखा, क्वेश्चन पढ़ते हुए हमने ये चीज़ें एनालाइज किए कि ये जो सर्किट एक्स था, यहाँ चेंजेस आया, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आया। अब सर्किट एक्स में दो टाइप के चेंजेस हो सकते हैं, यूसेज एंड वेरिएंस, यूसेज एंड द प्राइस वेरिएंस। यूसेज में आप ये देखिए, इसने कितना किया, 21,600 यूनिट। करना कितना था, उसने बोला था कि 10 यूनिट्स लगने चाहिए 2000 बनाने के लिए, यानी कि 20,000। तो यहाँ पे हमने देखा कि आप ज़्यादा यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, राइट। 20,000 की जगह आप 21,600 यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं। तो जब यूनिट ज़्यादा कर रहे हो तो यूसेज वेरिएंस आएगा, राइट। एंड आपका प्राइस भी वेरी कर रहा है, मार्केट का प्राइस आपने 2.5 एज्यूम किया था और यहाँ पे 4.5 है, तो आपका प्राइस वेरिएंस भी आएगा। तो हमने दो टाइप के वेरिएंसेस यहाँ पे देखे, सर्किट एक्स में यूसेज एंड प्राइस। डिजाइनर्स में क्या हुआ, डिजाइनर्स के हमें लगने चाहिए थे 2000 into 6, 12,000 आवर्स, और हमने एफिशिएंसी दिखाई है, हमने 11,600 घंटे में काम कर दिया। हमने बोला भैया तेरे को पैसे दे रहे ज़्यादा, RM2 से RM3 हो गया, तो अब काम भी तो करके दिखा फटाफट। अब अगर आप किसी से भी, अगर आप एज अ प्रोफेशनल किसी को ज़्यादा पैसे लेते हैं, कोई बंदा आपकी ITR 2,000 में भर रहा है और आप अगर उससे उसी ITR भरने की 3,000 लेते हैं, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि 3,000 मैं डिजर्व करती हूँ। अब ये बोलोगे ना मैं कितनी एफिशिएंट हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं अपनी प्रोफेशनल स्किल्स दिखाकर अच्छे से भरूँगी। तो बस इसी तरह उसने, डिजाइनर्स ने भी ये दिखा दिया कि हमने देखो काम आपका जल्दी कर दिया, 11,600 घंटे में कर दिया, आप तो सोच रहे थे 12,000 घंटे में होगा, तो हम पैसे भी ज़्यादा डिजर्व करते हैं। एंड द थर्ड पार्ट इज सेल्स। सेल्स की यूनिट सेम है, तो यहाँ पे यूसेज वेरिएंस नहीं आएगा, जो भी आप उसमें ये नाम ले सकते हैं, बस प्राइस वेरिएंस आएगा, क्योंकि हमने 79 की जगह 82.5 लेना है। तो अब आप ये देखो, आपका आंसर सेम ही आएगा। जितने भी मैंने आपको डिफरेंसेस बताया ना, उसको रिकंसिलेशन टेबल में पुट कर दो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो फिर हम चल के देखते हैं बजटेड कंट्रीब्यूशन। 26,000 उठाया, लिख दो। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 26,000, लिख दो। अब मेन काम करना है अंदर, तो सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस में अगर हम देखें तो कितने का था, अभी हम देख रहे हैं 79, और
जितना हमारा बजटेड था वो है 50। बजटेड चलिए वापस से गिरा, 79 एक्चुअल, और बजटेड कितना था 50 गिरा। 79 माइनस 50 इंटू 20,000 इंटू 2000, 79 माइनस 50 इंटू 2000 आपका आ गया 58,000 का फेवरेबल सेल्स प्राइस वेरिएंस। अब आते हैं सर्किट एक्स पे। सर्किट एक्स पे हमने बात कर ही ली है कि इसमें दो टाइप के वेरिएंसेस आए, प्राइस और यूसेज। यूसेज का हमने आपको बताया ये, और प्राइस का हमने आपको बताया 2.5 से 4.5 हो गया। तो ये एडवर्स वेरिएंसेस है, आपने यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया है, आपने महंगा खरीदा है, तो ये आपका एडवर्स डिफरेंस आ गया। और डिज़ाइनर के भाव बढ़े थे, राइट, तो उसके भाव बढ़े हैं, ये आपका 11,600 आ गया। और मैंने आपको बताया था कि आपने काम जल्दी करके दे दिया, दैट इज़ योर फेवरेबल पॉइंट। तो ये आपका 12,000 माइनस 11,600 इंटू 2, तो फेवरेबल 800 आ गया। आंसर यहाँ पे नील आ गया, बिकॉज ये सब आपस में सेट ऑफ हो रहे हैं, इसलिए ये नील आया है। बट अब हम उनको डीपली एनालिसिस दे सकते हैं ना इन चीज़ों पे, हमें पता है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है। गाइस, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल के लिए ना आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, इसको अच्छे से याद रखना, बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप यहाँ में ना 3 टाइप की कॉलम्स बना लीजिए, एक ओरिजिनल स्टैंडर्ड, और जो भी हम अपना स्टैंडर्ड रिवाइज कर रहे हैं, और एक्चुअल। तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड से रिवाइज स्टैंडर्ड्स, इनके जो डिफरेंसेस होते हैं ये आपके प्लानिंग वेरिएंस में जाते हैं। रिवाइज स्टैंडर्ड से एक्चुअल के जो डिफरेंसेस होते हैं वो आपके ऑपरेशनल वेरिएंसेस में जाते हैं। एंड जो हम बात करते हैं ट्रेडिशनल वेरिएंसेस की, तो वो डायरेक्ट ओरिजिनल और एक्चुअल इनका डिफरेंस होता है। तो अगर मैं बोल लूँ तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ ना कि ट्रेडिशनल वेरिएंस इक्वल्स टू प्लानिंग प्लस ऑपरेशनल, क्योंकि प्लानिंग यहाँ से यहाँ, ऑपरेशनल यहाँ से यहाँ, तो फिर ट्रेडिशनल यहाँ से यहाँ, तो ट्रेडिशनल वेरिएंस इक्वल्स टू प्लानिंग वेरिएंस प्लस ऑपरेशनल वेरिएंस, राइट। चलिए, अब हमने रिवाइज स्टैंडर्ड्स बनाया है। रिवाइज स्टैंडर्ड हमने उन बेसिस पे बनाया है जो भी मार्केट में हमें रेडली अवेलेबल है। हमने देखा कि सेल्स अगर मैं 82.5 में भी कर रही हूँ तो भी मेरे प्रोडक्ट की सेम यूनिट्स मैं मार्केट में सेल कर पा रही हूँ, तो 2000 इंटू 82.5 हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड हो जाएगा। सर्किट एक्स मार्केट में 4.25 का मिल रहा है, जबकि मैंने जो बजट बनाया था वो 2.5 बनाया था। अगर मैं इन चीज़ों के लिए जाके अपने मैनेजर्स को डांटने लगी ना, उल्टा वही सुना देंगे, कहेंगे क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता मार्केट में इतना मिल रहा था, कैसे बजट बनाया है आपने। तो इसलिए हम पहले रिवाइज स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, उसके बाद जाके उसको डांट लगाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, इतना तो मैंने मान लिया कि मैंने बजट गलत बनाया था, पर 4.25 में तो तू उस वाली शॉप से लिया था ना। अरे मिस्टर शर्मा की शॉप पे 4.25 में मिल रहा था, तो तू मिस्टर गुप्ता की शॉप पे क्यों गया, वहां पे 4.5 का लेकर आया है, आपका कुछ गड़बड़ है। तो चलिए, सर्किट डिजाइनर्स। सर्किट डिजाइनर्स 12,000 आवर्स इंटू 2, ये हमारा डिज़ाइनर हमने जब सोचा था कि इतने 2 रुपीज़ देने पड़ेंगे 12,000 आवर्स के, बट रिवाइज स्टैंडर्ड पता चला कि मार्केट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमें 3.125 रुपीज़ देने की रिक्वायरमेंट है। बट हमने क्या किया, एक्चुअल में उन्हें 3 रुपये में ही सरका दिया। चलो चलो ठीक है, बस बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, अगले साल बात करना। तो ये हमारा बन गया एक डिवाइस टेबल। ओके, अब इसमें से मुझे पर्सनली पहले प्लानिंग वेरिएंस निकालना पसंद है, तो मैं पहले प्लानिंग वेरिएंस पढ़ाऊंगी। अब आते हैं प्लानिंग वेरिएंस पे। तो हमने जो भी ये तीनों चीज़ें देखी, मैंने बस आपको कितना बताया, सिर्फ ये गोल्डन रूल याद रखना, इन तीनों का यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस प्लानिंग वेरिएंस होता है। तो ये हमारा है 1 लाख, ये हमारा 1,65,000, तो सेल्स का डिफरेंस कितना आया 65,000 का, देख लो इतना ही होगा। सेल्स का डिफरेंस आया हमारा ये 79 माइनस, ये कैसे हो सकता है, सॉरी ये प्लानिंग वेरिएंस में हमारा 65,000 का डिफरेंस, ठीक है। और फिर अब आते हैं नेक्स्ट पे, जिसमें इसमें बताया है सर्किट एक्स। सर्किट एक्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, जल्दी बताइए। सर्किट एक्स 50,000 का था और रिवाइज स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 85,000 का, तो हमारा डिफरेंस आ रहा है 35,000 एडवर्स, राइट। एंड सर्किट डिजाइनर का भी सिमिलरली आप निकालेंगे तो 13,500 एडवर्स। और इन सबको जितना भी एडवर्स है वो माइनस वाले हैं, फेवरेबल प्लस वाले हैं, प्लस माइनस करोगे तो 16,500 नेट अमाउंट। ओके, तो ये हमारी थी प्लानिंग वेरिएंसेस। अब निकालते हैं ऑपरेशन वेरिएंस। ऑपरेशन वेरिएंस सिंपल, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं,
दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। बट इन्होंने थोड़ा सा शायद लॉन्ग करके बताया है। मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ। 165 में से 158 माइनस करो, आप देखो आपका 7000 ही आएगा, राइट। बाकी इन्होंने भी कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ ऐसे करके दिखाया 79 का 82.5 से डिफरेंस और इंटू 2000, सिंपल है ना। चलिए अब आप ये बाकी सारी वेरिएंसेस के लिए निकाल कर दिखाएंगे जहां जहां भी आपका डिफरेंस आ रहा है। ओवरऑल आपका आंसर आएगा 16,500 एडवर्स। ओके, चलो अब बात करते हैं कमेंट पे। ये हमारी वर्किंग नोट 1 क्लियर हो गया आपको, वर्किंग नोट 2 क्लियर हो गया, वर्किंग नोट 3 में ऑपरेशनल वेरिएंस निकाला एंड वर्किंग नोट 4 में प्लानिंग वेरिएंस निकाला। नाउ वी आर गुड टू गो फॉर द कमेंट। चलिए चलिए चलिए, तो हमने कमेंट में यहाँ तक डिस्कस किया था। मैनेजमेंट अकाउंटेंट बात करता है जो हमने वर्किंग नोट में देखा, द ओवरऑल वेरिएंस फॉर द कोन इज निल। हमने मतलब चलती इतनी बात तो मान ली कि ओवरऑल वेरिएंस निल है, ठीक है यहाँ तक तो। उसके बाद उसने बोला था क्यूमुलेटिव एडवर्स वेरिएंस एग्जैक्टली ऑफसेट द फेवरेबल वेरिएंस। ये भी बात ठीक है कि जितने भी एडवर्स आ रही थी और फेवरेबल आ रही थी दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली ऑफसेट कर रहे हैं, तभी आंसर निल आ रहा है, राइट। उसके बाद उसने बोला हाउ दिस ट्रेडिशनल एनालिसिस डज नॉट क्लियरली शो द एफिशिएंसी विथ विच द कोनी ऑपरेटेड ड्यूरिंग द क्वार्टर। बट आपका जो ट्रेडिशनल एनालिसिस था ना, उससे ये नहीं पता चल रहा कहीं पर भी कि आपकी टीम कितनी एफिशिएंट है, right? As it is difficult to say whether some of the variance arose from the use of incorrect standard or whether they were due to efficient or inefficient application of those standards. ये नहीं पता चल रहा ना कि आपने स्टैंडर्ड ही गलत बनाए थे या आपकी टीम की गलती है, तो ट्रेडिशनल वेरिएंस से ये चीज़ आपको भी पता ही नहीं चल पाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताऊँ, जैसे कि मैंने Redmi Note 5 Pro लिया था कुछ साल पहले एंड वो 14,000 का था, राइट। और जब मैं 14,000 का लिख रही उसके बाद नेक्स्ट मंथ ही उस फ़ोन की डिमांड इतनी बढ़ गई तो उसका प्राइस 15,000 हो गया। तो मान लो अगर आपने बजट बनाया था तो जो मार्केट में 14,000 का अवेलेबल था तो आपने 14,000 के अकॉर्डिंग बजट बना दिया। किसी को क्या पता था कि फ़ोन की वैल्यू बढ़ जाएगी, 15,000 की हो जाएगी। जनरली लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि जब फ़ोन पुराना होने लगता है नेक्स्ट मंथ उसकी प्राइस नीचे जाता है, बट इसका प्राइस तो ऊपर ही चला गया। तो वो चीज़ मैनेजमेंट की गलती, उसने स्टैंडर्ड गलत बनाया ना मार्केट में। और मैं खुद जाके सीईओ को बोल दूँ तू ला के दिखा दे 14,000 का, अब नहीं मिलेगा ना। अब उसका प्राइस MI ने ही 15,000 कर दिया था तो फिर कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि आपके स्टैंडर्ड्स ही गलत बनाए थे। अगर आपका बेस ही गलत था तो उसके बाद तो आगे की चीज़ें पता कैसे चलेगी कि आप एफिशिएंट है या नहीं, राइट। तो बस यही आपको बता रहे हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस अ रिवाइज एक्स पोस्ट प्लान शुड बी रिक्वायर्ड, setting out the standard that with hindsight should have been in operation during the quarter. These revised export standard are presented in working note 2. तो फिर हमने स्टैंडर्ड रिवाइज किया, जो हमने रिवाइज स्टैंडर्ड की टेबल बनाई थी वर्किंग नोट 2 में, वो आप देख लीजिएगा। As seen from working note 3 on the cost side, the circuit designer's rate variance has changed from adverse to favorable. तो हमने ये चीज़ देखी कि सर्किट डिजाइनर का जो रेट था वो चेंज हुआ एडवर्स से फेवरेबल में, एंड द प्राइस वेरिएंस मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये सॉरी, हाँ यहाँ पे हमने देखा था ना डिज़ाइनर का रेट ओरिजिनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इतना था और ये 37,500 था, राइट। तो हमारे रिवाइज स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें 37,500 रुपीज़ खर्च करने चाहिए थे, बट हमने 3,400 खर्च किया। या फिर सिर्फ रेट वेरिएंस की बात करूँ तो 3.125 के लेबर्स अवेलेबल थे और 3 लगाए। अगर मैं यहाँ से देखती 2 की 3, फिर तुम जाकर मैं सुना देती मैनेजर को यार 2 रुपीज़ के थे तुमने 3 के लगाए हैं, तुम 3 रुपये क्यों दे रहे उसको। बट रिवाइज स्टैंडर्ड देखो, अब मार्केट में 3.125 के अवेलेबल थे और मैं 3 रुपीज़ में लेकर आ गई हूँ। मैंने एक तो उन लोगों को इतना नेगोशिएट किया, HR टीम भी ध्यान रखी थी, जिसको देखो वो तो एज पर मार्केट नो मैम मेरे को तो इतनी ही सैलरी चाहिए। बट हमने भी बोला कि नहीं यार हमारी कंपनी में काम करना है ना, इतना एक्सपीरियंस मिलेगा, इतना ये मिलेगा, लेकिन तुम इतने में ही रख लो। फिर लोग मान गए, तो यहाँ पे HR टीम को शाबाशी मिलेगी। चलिए फिर हमने ये सर्किट डिज़ाइनर का रेट वेरिएंस देख लिया कि एडवर्स से फेवरेबल हो गया। पहले अगर हम
और ट्रेडिशनल वेरिएंस के अकॉर्डिंग देखते तो ये एडवर्स था, बट अब ये फेवरेबल है। और प्राइस वेरिएंस भी देखें तो वो तो आपका सर्किट एक्स का तो एडवर्स ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपने अच्छे से परचेज नहीं किया था। On the sales side, sales price variance, which was particularly large and favorable in the traditional analysis, is changed into an adverse variance in the revised approach, reflecting the fact that the Kony failed to sell at price that were actually available in the market. अब वो बोल रहा है कि मैं चाहता, मतलब कोनी चाहती 82.5 में बेच सकती थी, क्योंकि मार्केट में 82.5 में इसकी डिमांड थी, बट हमारे सेल्समैन डीले डाले 79 में बेच कर आ गए। लोग बोलते हैं नेगोशिएट कर रहे थे और ये सस्ते में बेच कर आ गए। ओके, further variances arose from change in factor external to the business, which might not have been known or acknowledged by standard setter at the time of planning, are beyond the control of the operational managers. ये वही बोल रहा है कि जो प्लानिंग वाली गलती है उसके लिए ऑपरेशनल मैनेजर्स को डांट नहीं पड़नी चाहिए। The distinction between variance is necessary to gain a realistic measure of operational efficiency. Done and dusted. चलिए हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। गाइस पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, उसमें बस इतना ही था कि मिक्स कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे थे। ये देखिए, हमने रिकंसिलिएशन भी देखा, हमने प्लानिंग एंड ऑपरेशनल भी देखा, ठीक है। एंड इसमें आपको हर एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया लग गया। हमने इसमें इंटरप्रिटेशन भी की, कमेंट भी की। ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन था, बट आपको हर एक चीज़ का बेसिक आइडिया मिल गया। हर एक कुछ भी कॉन्सेप्ट इसने डीपली चेक नहीं किया, ओके। बट अब जो आपका प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस का आ रहा है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एंड इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आप फिगर्स गलत उठा सकते हैं, बट इस क्वेश्चन करने के बाद डेफिनेटली आपका प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Managing Director of Petro KL Limited thinks that standard costing is little to offer in the reporting of material variance due to frequent change in prices of materials. तो मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बोलते हैं कि मटेरियल वेरिएंसेस आप निकाल रहे हैं, बट यहाँ पे तो प्राइस में चेंज होता ही रहता है। PTKLL can utilize one of the two equally suitable raw material and always plan to utilize the raw material which will lead to cheapest total production cost. तो वो ये बता रहा है आपको कि हमारे पास दो टाइप के रॉ मटेरियल्स होते हैं, वी कैन यूज दिस और दिस, कुछ भी हम यूज करें बट हमारा काम चल जाता है। लेकिन हम क्या यूज करेंगे, जो चीपेस्ट होगा। हमें क्या है, अब सपोज ऑब्वियसली बात है ना, आप भी ऐसे ही करते होंगे। आपकी कुछ मान लीजिए आपके पास पेन है, राइट। अब उस पेन के पास अगर आपको कैप लगानी है, एक कैप आपकी 2 रुपीज़ में अवेलेबल है और एक कैप 1 रुपीज़ की, दोनों ही उस पेन में प्रॉपर फिट हो रही है, तो आप कौन सी कैप परचेज करेंगे? 1 रुपीज़ वाली। आपको क्या करना है, आपका काम तो बन रहा है ना, पेन पे कैप तो लगानी है, कुछ भी लगा सकते हो। तो फिर ऐसे ही इसमें वो आपको बता रहे हैं कि हम वो यूज़ करेंगे जो cheapest होगा, जो cheapest होगा। However, PTKL is frequently trapped by price changes and the material actually used often provide after the event to have been more expensive. पर आपकी किस्मत इतनी खराब है कि आपके पास 2 पेन की कैप थी, मान लीजिए कैप A और कैप B। आपने सोचा कि मैं 1 रुपये वाली कैप भी लगाऊंगा, बट होता क्या था, जब आप लगाने के लिए आपने बोल दिया कि जाओ मार्केट से कैप भी खरीद के ले आना, आपने स्टार्टिंग में बोल दिया, और ड्यूरिंग द ईयर उसके प्राइस 3 रुपीज़ हो जाते थे। बाद में आप सोचेंगे यार काश मैंने कैप ए के लिए बोल दिया होता। तो इसके साथ भी चाहिए, हमेशा यही होता है। अब ये बता रहे हैं कि लास्ट अकाउंटिंग पीरियड में मेरे साथ क्या हुआ था, एक पी यूनिट बना दी थी, उसके लिए मेरे पास ऑप्शन था। पी बनाने के लिए मैं पीजी या पीडी कुछ भी यूज़ कर सकती हूँ। तो या तो मैं 2.5 किलो का पीजी ले लूँ या 2.5 किलो का पीडी ले लूँ, एक ही बात है। तो मैंने फिर से वही चीज़ें की, मेरे पास 2 प्लान्स थे। जब ये मैं सोच रही थी कि मैं पीजी या पीडी में से कुछ भी ले सकती हूँ, एट दैट टाइम पीजी 1.5 किलो ₹1.5 पर केजी अवेलेबल था। ड्यू टू मार्केट मूवमेंट द एक्चुअल प्राइस चेंज एंड इफ PTKL हैड परचेज एफिशिएंटली द कॉस्ट वुड हैव बीन, अगर उसने एफिशिएंटली परचेज किया होता तो पीजी उसे मिल रहा है 2.25 में और पीडी 2 रुपीज़ में। फंस गया ना, क्योंकि जब उसने प्लान बनाया था तो पीजी 1.5 रुपये का था और जब वो लेने गया तो पीजी 2.25 का हो गया। फंस गया ना वो फिर से प्लान ट्रैप में। तो ये उसके साथ प्रॉब्लम हुई थी।
प्रोडक्शन ऑफ पी वॉज 1000 यूनिट। अब ये जो पी है, हम पी बनाने के लिए तो पीडी या पीजी की चॉइस थी, हमने सोच लिया कि हम 1000 यूनिट बना रहे हैं एंड इसमें कितना यूज होता है, ये हमारा एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल डेटा। ठीक है, हमने 1000 यूनिट बनाई है, बनानी कितनी थी ऐसे नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं 1000 ही बनानी थी, 1000 ही बना दी। ओके, तो 1000 यूनिट के प्रोडक्शन के लिए हमने 2700 kg पीजी यूज़ किया, जबकि स्टार्टिंग में आपने पढ़ा हो तो हमने बोला था कि 2.5 kg यूज़ करेंगे। तो 2.5 kg अगर मैं 1000 यूनिट के अकॉर्डिंग देखूँ तो 2500 किलो का मटेरियल यूज़ करना था। 2500 किलो की जगह आपने 2700 kg का मटेरियल यूज़ किया, विच इज़ नॉट गुड। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, जल्दी से बताइए, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बता चुका है कि जब भी आप क्वांटिटी का डिफरेंस देख रहे हैं तो उसकी वजह से कौन सा आता है, यूसेज वेरिएंस। ग्रेट। अब आपका टोटल कॉस्ट आपने लिया 2700 भी लिया और लिया कितने में, 6480 में। 6480 पता है कितना होता है, 6480 को जल्दी से 2700 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2.4। मार्केट में कितने का अवेलेबल था देख रहे हो, पीजी 2.25 का, और आप खरीद के लिया है 2.4 में। अगर माना कि मैं यहाँ से देखूँ 1.5 से 2.5 2.25 तक की गलती जो मेरी है ये प्लानिंग स्टेज की है, मान लिया, बट आप ये भी तो देखो ये जो 2.25 से आपने ये वाली गलती करी है यहाँ पे 2.4 पे खरीद के। चलिए हम क्वेश्चन करेंगे आगे, आपको समझ में आएगा, मैं नीचे आपको दिखा दूंगी। कैलकुलेट द मटेरियल वेरिएंस फॉर पी बाय, अब हमें क्या क्या निकालना है, ट्रेडिशनल वेरिएंस एनालिसिस एंड एन अप्रोच विच डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। अब आपको तीनों चीजें आती है, ट्रेडिशनल भी, प्लानिंग भी और ऑपरेशन भी। एंड द बेस्ट पार्ट, आपको इन तीनों का रिलेशनशिप भी पता है कि प्लानिंग प्लस ऑपरेशनल इक्वल्स टू ट्रेडिशनल। तो आप यहाँ पे छोटा सा खुद के लिए वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि आपका जो प्लानिंग का आंसर आया है, ऑपरेशनल का आंसर आ रहा है, इज इट इक्वल टू ट्रेडिशनल वेरिएंस। और हमने लास्ट क्लास में ट्रेडिशनल वेरिएंस एनालिसिस बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसमें कोई मिस्टेक की मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकती। एन अप्रोच विच डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस, अब आपको ये बताना है। ओके, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ट्रेडिशनल वेरिएंस। ट्रेडिशनल वेरिएंस में हम दो ही निकालेंगे, यूसेज और प्राइस। सिंपल सा क्वेश्चन है। यूसेज वेरिएंस मैंने आपको बताया 2500 की जगह आपने 2700, ये देखो 2700 किलो लगा दिया 25 का। क्वांटिटी का डिफरेंस, राइट, कितना एक्स्ट्रा क्वांटिटी लगाई है, और जब भी बाहर प्राइस आएगा कौन सा प्राइस आएगा, स्टैंडर्ड प्राइस। ग्रेट, स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमारा कितना था, 1.5, जो हमने सोचा था स्टैंडर्ड प्राइस स्टार्टिंग का 1.5। तो ये हमारा आया यूसेज। अभी हम ट्रेडिशनल वेरिएंस से बात कर रहे हैं। ओके, तो 300 एडवर्स जो आया है आपका, ये हो गया यूसेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस, प्राइस का डिफरेंस, प्राइस का डिफरेंस, प्राइस का डिफरेंस, मैंने बोला अभी हम ट्रेडिशनल पे बात कर रहे हैं, तो अभी हम ये जो पीजी 2.25 का डेटा ना, इसको नहीं देखेंगे, अभी हम सिर्फ इसको देखेंगे। ओके, तो ये जो स्टार्टिंग में था 1.5, जैसे आपको याद हो तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको ओरिजिनल, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। अभी से हम ओरिजिनल और एक्चुअल को कंपेयर कर रहे हैं, बीच में रिवाइज वाला मार्केट का डेटा, ये सिर्फ मार्केट का डेटा होता है, रिवाइज होता है, तब इसको यूज करते हैं। तो ट्रेडिशनल के लिए ओरिजिनल और एक्चुअल इन दोनों को कंपेयर करते हैं, राइट। तो सिमिलरली 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 अभी इनको कंसिडर मत करो, सिर्फ ये 1.5 एंड ये 2.4। 2.4 कैसे आया, मैंने आपको बताया था कि 6480 डिवाइड बाई 2700 kg, तो ये हमारा आ गया 2.4। प्राइस का डिफरेंस, और जब भी बाहर क्वांटिटी आएगी, कौन सी क्वांटिटी आएगी, एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 2700 kg। समझदार हो गए हो, जल्दी जल्दी सीख रहे हो, ग्रेट। अब इनका टोटल कर दो, दिस प्लस दिस 2730। ऑपरेशनल वेरिएंस, ऑपरेशनल वेरिएंस में आया है यूसेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, फिर से दोनों निकालेंगे। अब हम अपना कौन सा डेटा यूज करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे प्लानिंग वेरिएंस निकालना ज़्यादा पसंद है, तो मैं पहले प्लानिंग वेरिएंस निकाल लूँगी। प्लानिंग वेरिएंस की बात करते हैं। प्लानिंग वेरिएंस में भी पता है दो टाइप की होती है, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे पहले वाले क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं आया था, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में आपके पास चॉइस भी तो नहीं थी ना कि आप पीडी और पीजी में से कोई एक यूज कर सकते हो। तो जो कंट्रोलेबल वेरिएंस है वो ये है बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग चॉइस, कि अगर पीजी का प्राइस बढ़कर 2.25 हो गया था
एंड पीडी 2 रुपए में मिल रहा था। तो ये थोड़ी ना होता है कि जिसने जो बोल दिया वही करेंगे, खुद का भी कॉमन सेंस होता है। एट द टाइम आप डिसीजन ले सकते थे ना कि मैं पीडी खरीद दूं 2 रुपीज पर किलो का, बट नहीं, आपको तो वही करना है जो मेरे को एक बार बोल दिया, जो जीजा जी कहेंगे मैं वो करूंगा। ऐसा क्या, अरे यार ये भी तो यूज करो ना। अब यहाँ पे 2 रुपए का पीडी भी तो तुम खरीद सकते थे ना। तो ये आपका कंट्रोलेबल वेरिएंस था। तो इस 2 और 2.25 का जो डिफरेंस आ रहा है, गलती तो प्लानिंग की है बट ये आपके कंट्रोल में था। अब आप इसमें ये नहीं कह सकते ना कि यार मार्केट का प्राइस ऊपर नीचे हो गया, व्हाट कैन आई डू, यू कैन डू समथिंग, राइट। तो 2500 kg और इनका जो डिफरेंस आएगा दैट इज योर कंट्रोलेबल वेरिएंस। एंड ऑन अनकंट्रोलेबल वेरिएंस में बचा हुआ कौन सा डिफरेंस आएगा, यानी कि इस 1.5 से लेकर इस 2 kg तक का डिफरेंस ये आपके हाथ में नहीं था, ये मार्केट के प्राइस फ्लक्चुएट होने की वजह से हुआ है। तो इसके लिए हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं, जाओ माफ किया। तो 625 1250। तो अब आपका टोटल प्राइस वेरिएंस आप निकाल सकते हैं। रिकंसिलेशन वाले पार्ट में बाद में आएंगे। अभी हम बात करते हैं ऑपरेशनल वेरिएंस की। ऑपरेशनल वेरिएंस गलती से होता है, गलती किसकी, ऑपरेशनल वेरिएंस में किसकी गलती, जब मार्केट में अब 2.25 की, चलो ठीक है मान लिया कि प्लानिंग की गलती हो गई जो भी थी, अब पीजी 2.25 में मिल रहा था तो आपने 2.4 का कैसे खरीदा, 2700 किलो 6480 में आप लेकर आए हो, यानी कि 2.4 का खरीद कर लाए। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस आपका ऑपरेशनल वेरिएंस में आता है, आपका ऑपरेशनल वेरिएंस में आता है। अब ऑपरेशनल वेरिएंस के भी फिर से हम 2 पार्ट्स में आएंगे, यूसेज और प्राइस। प्राइस वेरिएंस हमने डिस्कशन कर लिया है 2.25 से 2.4, प्राइस का डिफरेंस और बाहर एक्चुअल क्वांटिटी, प्राइस का डिफरेंस एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये आपका आ गया 405 एडवर्स। एंड यूसेज वेरिएंस की बात करें तो यूसेज में कितना फर्क आ रहा है, 2500 किलो और 2700 किलो सेम चीज। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब हम रिवाइज बजट यूज कर रहे हैं गाइज, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए बोल रही हूँ ध्यान से करना। ऑपरेशनल वेरिएंस के टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज स्टैंडर्ड देखना है। बी लाइक अर्जुन, बी फोकस। अब आपको बजटेड वाले टेबल नहीं देखने हैं, अब आपको रिवाइज वाले देखनी है। तो अगर आप चाहो, अगर आपको कंफ्यूजन के चांसेस लग रहे हैं, मेक दिस काइंड ऑफ टेबल। मैंने ये वाला क्वेश्चन पहले इसलिए ही कवर कराया है बिकॉज अब ये फॉर्मेट में ना काफी सही लगता है, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप भी ऐसे टेबल बना सकते हैं और फिर उसमें से रिवाइज पोर्शन यूज करना। रिवाइज और एक्चुअल का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका ऑपरेशनल वेरिएंस। उसके बाद आप इस टेबल को एकदम से भूल जाना और रिवाइज टेबल यूज करनी है, ठीक है। तो रिवाइज टेबल अगर आपने यूज करी तो आप बाहर मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 से और ये आपकी ऑपरेशनल वेरिएंस आ जाएगी। अब आप देखिए आपका 855 का आया ऑपरेशनल एंड 1875 का आया प्लानिंग वेरिएंस। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 2730 आ रहा है और ये 2730 किसके इक्वल है, ट्रेडिशनल वेरिएंस के अकॉर्डिंग। हो गया ना मैच, ट्रेडिशनल इक्वल्स टू प्लानिंग प्लस ऑपरेशन। अब तो मानोगे ना मेरी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएंस एनालिसिस इन एबीसी। एबीसी ना वैसे इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है, कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से ना जनरली पूछ ही लेता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ एबीसी पूछना थोड़ा बैड आइडिया, तो इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आपको ये क्वेश्चन स्टडी मेट में कृष्णा के नाम से मिल जाएगा, बट कुछ टीचर्स ने इसको राजू के नाम से भी दिया हुआ है। आप जो भी फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको स्टडी मेट फॉलो करना है तो स्टडी मेट कीजिए, अपनी बुक में ढूंढ सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, बट आपको ये क्वेश्चन ईजिली मिल जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों ही नाम मेंशन कर दिया। राजू कृष्णा CFO है millets.com के, an internet company that enables customer to order for delivery of different millets by accessing its website. Raju is concerned with the efficiency and effectiveness of the financial function. अब राजू को चिंता हो रही है यार कि efficiency, effectiveness ये सब, मेरा हम बोलेंगे शांत राजू शांत। He collects the following information for 3 finance activities in 2018. रेट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स, ये साइड टेबल दी हुई है। ये क्वेश्चन ना वैसे थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब बाकी के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के आप जब क्वेश्चंस करेंगे ना आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, बट अच्छा भी है। इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं साथ में ही करा दूंगी तो आपका जल्दी से कवर हो जाएगा। चलिए
तो इस क्वेश्चन में हमें पता है क्या बनाना है, हमें फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंसेस निकालनी है इन 3 एक्टिविटीज के रेस्पेक्ट में, रिसीवेबल एक्टिविटीज, पेबल एक्टिविटीज, ट्रेवल एक्सपेंस एक्टिविटीज। तो इन तीनों के रेस्पेक्ट में हमें फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंसेस बनानी है। और ये जो मैंने मार्क किया ना, इसको आप भी हाईलाइट कर लीजिए। आउटपुट मेजर नंबर ऑफ डिलीवरीज है। बच्चों को इस क्वेश्चन में पता है क्या डाउट होता है, आउटपुट यूनिट्स तो गिवन ही नहीं है, गिवन है ये जो नंबर ऑफ डिलीवरीज है, इट डजंट मीन्स कि वो देकर आ रहा है खाली, वो सीधा सीधा बोल रहा है कि नंबर ऑफ डिलीवरीज और आउटपुट जो आपका मेजर है वो नंबर ऑफ डिलीवरीज में बताया हुआ है। तो यही आपका आउटपुट है। तो आउटपुट यूनिट्स के लिए भी आपको ये यूज करना है, ओके। क्योंकि रिसीवेबल्स के लिए आउटपुट यूनिट एक्टिविटी लेवल है, तो वो आपको अलग से नहीं मिलेगा, वो आपको यहीं से मिलेगा, ओके। अगर हम इसके पेबल भी एक अच्छा है तो पेबल एक्टिविटीज डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फिर आप खुद भी कर सकते हैं। चलो मैं आपको रिसीवेबल भी समझा देती हूँ, बट मैं फिर वो नहीं बताऊंगी, ट्रैवल एक्सपेंस नहीं बताऊंगी, एकदम सेम है, आप खुद कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एबीसी फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस फॉर फाइनेंस एक्टिविटी। तो रिसीवेबल्स के लिए हमने निकाला, रिसीवेबल्स का इन्होंने ड्राइवर दिया हुआ है आउटपुट यूनिट लेवल एक्टिविटी। तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस के लिए फ्लेक्सिबल बजट कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सिंपल, आप ऊपर जाइए, ये देखिए क्वेश्चन में जी आपको बजट अमाउंट दिया हुआ है 6.39 और एक्चुअल अमाउंट है 7.5। सिंपल, बस डिफरेंस निकालो, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स। तो अगर आपको वो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल वाले टेबल याद है ना, तो इन्होंने भी सिंपली वही चीज़ किया। अगर आप चाहो तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। जैसे हम लोग रिवाइज स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल में हमने क्या किया था, इन दोनों के बीच में एक कॉलम बना लिया था जिसमें कि हमने एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ की थी और बजटेड डेटा यूज़ किया था। ये भी सिंपली वही चीज़ कर रहे हैं। तो 9,48,000 ये हमारी एक्चुअल यूनिट्स थी एंड 6.39 ये बजटेड अमाउंट था। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हमारा रिसीवेबल एक्टिविटीज आ गया। बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ भी नहीं करना, राइट। देख लीजिए एक बार और आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका आ गया ये एडवर्स वेरिएंस 10,50,280 आपका एडवर्स वेरिएंस आ गया। अब बात करते हैं पेबल्स की। पेबल्स इज अ बैच लेवल एक्टिविटी। अब आपको ये वाले टेबल गिवन है, बजटेड और एक्चुअल। आई विल सजेस्ट यू आप खुद से इन दोनों के बीच में एक टेबल ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे लिखिए 948 और फिर इसके अकॉर्डिंग इसको बना लीजिए, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने स्टैंडर्ड का वो कुछ लिख दिया, 10 लाख लिख दिया, 5 दिया, ये सब आपको गिवन है। नंबर ऑफ बैचेस, आप यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए पेबल्स का एक्टिविटी लेवल बैच में दिया हुआ है, पेबल्स का एक्टिविटी लेवल बैच में दिया हुआ है और बैच साइज कितना है 5। तो आपको ये वाला स्टेप करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ये वाला स्टेप। तो 10 लाख डिवाइड बाई 5 2 लाख, तो आपका जो बैच है 2 लाख का बैच बन गया। तो 2-2 लाख के बैच के इस तरह के 5 बैच बने हैं, तो आपकी 10 लाख यूनिट्स कवर हो रही है इन 2 लाख बैच में। और एक बैच की कॉस्ट आपको 29 रुपीज़ की बने। एक बैच की कॉस्ट ये लिखा ना इनवॉइसेस 29 रुपीज़, यहाँ पे बैच से प्रोसेस हो रहा है तो 29, तो कॉस्ट बैच 29 हो गई। तो फिर आपने क्या किया 58 लाख, ये आपका जो 2 लाख था नंबर ऑफ बैचेस पर बैच की कॉस्ट 29, तो टोटल पेबल एक्टिविटी कॉस्ट कितनी हुई 58 लाख। इसी तरह से मैं आपको बोल रही हूँ कि फिर से बोल रही हूँ कि यहाँ पर एक और स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल की टेबल बनाना। यहाँ लिखना 9,48,000, बैच साइज कितना होना चाहिए था 5, और फिर उसको आप डिवाइड कीजिएगा, कॉस्ट पर बैच से मल्टीप्लाई कीजिएगा। इन्होंने भी वही किया, आप आगे आगे देख लीजिए। नंबर ऑफ बैचेस इन विच पेबल शुड हैव बीन प्रोसेस्ड, वही 948/5, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ लिखना 948 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू ये। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आ जाएगा 189,600। उसके बाद आते हैं द फ्लेक्सिबल बजट अमाउंट फॉर पेबल्स, उसको आप 29, यहाँ पे ये 29 है, इससे मल्टीप्लाई करना, तो ये आपका 54,98,400 आ जाएगा यहाँ पर। तो एक छोटी सी टेबल बनाकर यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। अब आपको क्या करना है, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल से एक्चुअल को कंपेयर करना है, तब आपका निकल के आ जाएगा। तो ये जो आपका आया है
54,98,400, ये जो आपका अमाउंट है इसको आप एक्चुअल से कंपेयर कीजिए तो आपका 4,42,500 एडवर्स आ जाएगा। ट्रेवल एक्सपेंस एग्जैक्टली सेम है। वीडियो पॉज कीजिए, इसको अभी के अभी कीजिए, बात के लिए मत छोड़िएगा। एंड अगर इसमें आपको फिर भी वैसे कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज लेट मी नो। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, WDG। ये भी क्वेश्चन किसी बुक में आपको WDG के नाम से मिलेगा तो किसी में आपको SPS के नाम से मिलेगा। आई थिंक स्टडी मेट में ये WDG के नाम से है, तो जो भी है आपको फाइंड आउट करने में इजी हो जाए, तो मैंने आपको यहाँ पे भी दोनों नाम मेंशन किया। WDG SPS Limited uses ABC to allocate variable manufacturing overhead cost to products। इसमें भी आपका ABC यूज हो रहा है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे तो आपको पता है इंस्टीट्यूट आजकल थ्योरी पे ज्यादा फोकस कर रहा है, आपने भी पेपर्स देखे होंगे, तो वो प्रैक्टिकल से हटके थ्योरी पे आ रहा है। बट फॉर अ सेफर साइड आपको भी पता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम इसका कुछ भी मिस नहीं कर सकते। अगर सेम क्वेश्चन पूछ लिया एंड एट दैट टाइम आपको पता चला यार मैंने तो थ्योरी के चक्कर में छोड़ ही दिया था, तो ऐसा नहीं कर सकते। एंड जब तक आपका प्रैक्टिकल सही नहीं होगा तो आप थ्योरी भी कैसे सही कर सकते हो, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन की वेरिएंसेस पे कमेंट्स करने होते हैं मेनली, तो इसलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है और हमें तो सारे क्वेश्चंस करके ही चलना है। WDG Limited uses ABC to allocate variable manufacturing overhead cost to products. The company identified 3 activities with the following information for last quarter. अब ये वाली जो कंपनी है ना WDG, 3 काम करती है बस, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 ही काम करती है। क्या कर रही है ये? इनडायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्ट टेस्टिंग और एनर्जी पे काम कर रही है। अब इनका स्टैंडर्ड रेट दिया है आपको, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है, एक्चुअल कॉस्ट क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, ये सारा डेटा गिवन है। द कंपनी प्रोड्यूस 80,000 यूनिट इन द लास्ट क्वार्टर। अब इन्होंने बताया कि ये 80,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। कंपनी पॉलिसी इज टू इन्वेस्टिगेट ऑल वेरिएंस अबव 5%। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है, इसके ना 2 अल्टरनेटिव्स है एंड आई विल सजेस्ट कि आप नीचे वाला अल्टरनेटिव प्रेफर करना। हमें सिर्फ उतनी लोगों पे काम करना है जो 5%, इन्होंने एक थ्रेशोल्ड लेवल सेट कर दिया। अब हम वही चेक करेंगे जो 5% से ज्यादा होगा। छोटी मोटी गलती तो इंसान है, हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। अगर 5% से ज्यादा ही गलती है फिर माफी नहीं मिलेगी। तो फिर आ जाइए, कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर। आगे आपका वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, हमने पहले इसको स्किप कर दिया था क्योंकि इजी होता है, बट चलिए अब आपको मौका मिला है, इसको भी पढ़ लेते हैं। पहले वाले पार्ट में हमें वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट पार्ट में उसको इंटरप्रेट करना है, और वो भी सारा नहीं करना, सिर्फ इनडायरेक्ट मटेरियल और प्रोडक्ट टेस्टिंग में। यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपका टाइम बचा रहा है, ओके। सिर्फ दोनों का करना है, एनर्जी पे अपनी एनर्जी मत लगाना, ओके। एंड थर्ड वाले पार्ट में आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करनी है और इन्वेस्टिगेशन करनी है। कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है? सिर्फ उन पे इन्वेस्टिगेशन करनी है जो 5% से ज्यादा है, 5%, ओके। चलिए अब हम निकालते हैं, बट गाइस ये वाला क्वेश्चन ना डिफरेंट है थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा इट यूजेस ABC, KGC। तो फिर अब हम इसका निकालते हैं 2 चीजें, एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर वेरिएंस। हमसे क्वेश्चन में मांगा ही यही है, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस हर एक्टिविटी का। तो उठाइए एफिशिएंसी वेरिएंस और एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस क्या बताती है? याद है आपको? आप कितने एफिशिएंट हो ये बताती है एफिशिएंसी वेरिएंस। तो हमें सबसे पहले बस इतना देखना है कि ये जो कॉस्ट इम्पैक्ट है ये करने का कितना पड़ रहा है। मैं आपको क्वेश्चन में दिखाती हूँ। 0.5 kg पर यूनिट यूज करना था, पर यूनिट कितनी बना रहे हो? यूनिट बना रहे हो 80,000, 0.5 लगाना था यानी कि 40,000 लगाना था। आप कितनी लगा रहे हो? 48,000। क्या ये अच्छी बात है? नहीं, क्या ये अच्छी बात है? 40,000 की जगह 48,000 लगा दिया? नो, नॉट एट ऑल। तो यहाँ पे आप एफिशिएंट नहीं हो, और बाहर जब भी प्राइस आएगा, कौन सा प्राइस आएगा? स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 20 पर kg। तो यहाँ पे आपने देखा 160,000 आपका एडवर्स आ गया। एक्सपेंडिचर वेरिएंस सिंपल सा फंडा है, कितना पैसा खर्च करना था और कितना पैसा खर्च किया, बस इसका डिफरेंस निकाला, एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ गया। कितना पैसा खर्च करना था आपको? माना कि आप 48,000 kg लेकर आ गए,
पर 48,000 kg लाने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना चाहिए था? 20 रुपीज पर kg, इतना ही ना। तो 48,000 मल्टीप्लाइड 20, बट आप कितना खर्च कर आ रहे हो? 9,40,000 उड़ा कर आ गए। वाह वाह बेटा वाह, 9,40,000 उड़ाया ना आपने। बताते हैं, पर 48,000 इंटू 20 होता है कितना? 48,000 इंटू 20 मैं आपके लिए कैलकुलेट करती हूँ, ये होता है 9,60,000। मतलब आपने तो 20,000 रुपये बचा लिए। वाह वेरी गुड। तो 9,60,000 रुपये दिए थे आपको खर्च करने के लिए, और आपने क्या किया? आपने तो उसको सेविंग बैंक में डिपॉजिट करा दी 20,000। जाओ जाके मार्केट में इन्वेस्ट करो। चलिए प्रोडक्ट टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए भी आपको ये सब चीज़ें निकालनी। ये जो फर्स्ट पार्ट था ये तीनों के लिए करना है आपको, ईच एक्टिविटी के लिए करना था। यहाँ पे कोई वो नहीं छोड़ना, प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए भी और एनर्जी के लिए भी। ओके, तो प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए भी सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है? यूज प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, तो एफिशिएंसी वेरिएंस ये आप खुद बताइए, जैसे मैंने उसकी बताइए आप इसकी बताइए। सोचो सोचो जल्दी। ओके, एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए अब हम सेम तरीका है वही निकाल लीजिए। प्रोडक्ट टेस्टिंग की भी 10 इंटू 80 माइनस 740 इंटू में स्टैंडर्ड प्राइस ये आ जाएगा आपका, और इसमें से कितना पैसा खर्च करना था, बाकी आपका एक्सपेंडिचर एनर्जी। ये आप सेम वीडियो पोस्ट करो, खुद निकालो इसको, बिना चीटिंग करे निकालना। ओके, अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखो, कैलकुलेशन का पार्ट बिट इजी होता है, बट वही मैंने आपको बोला कि कमेंट भी आप तभी करेंगे जब आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन एकदम सही होगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सही रखना, अदरवाइज आपका कमेंट में भी मार्क्स कट सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में आपको इंटरप्रेट करना है रिजल्ट वेरिएबल ओवर एफिशिएंसी एज कैलकुलेटेड 1 आवर इन रिस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग एक्टिविटी। तो अब हम करने जा रहे हैं इंटरप्रिटेशन। हम लोगों ने क्या बोला? WTG ने 40,000 स्पेंड किया, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि 8,000 ज्यादा स्पेंड करा है, क्योंकि 40 करना था ना। 8,000 ज्यादा स्पेंड किया एट अ प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ 20 पर kg। तो उसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी वेरिएंस इतनी आई थी। ठीक है, वो तो हमने ऊपर निकाल दिया था, अब उसको बस इंग्लिश में लिख दिया, इंग्लिश के लैंग्वेज में माइनस ये वो करके सब पूरा लिख दिया। Since actual quantity was higher than the standard, the variance is unfavorable. ये तो सबको पता था। This adverse variance, अब आपको ये जानना है कि ये हो क्यों सकता है। ये तो आप याद कर लो, हर जगह लिखने का काम हो सकता है, कहीं भी अगर आपको एडवर्स वेरिएंस लिखे तो आप याद कर लो कि ये एडवर्स वेरिएंस आया क्यों। हो सकता है कि इंफीरियर क्वालिटी यूज की गई हो, या फिर आपने मटेरियल ठीक से यूज नहीं किया, वेस्ट कर दिया सारा। ओके, सारा मटेरियल गिरा दिया था, केयरलेसनेस की वर्कर्स ने, इस वजह से। या तो हो सकता है कि आपने मेथड ऑफ प्रोडक्शन ही चेंज कर दिया, पहले आप किसी और तरीके से प्रोड्यूस करते थे और अब आप किसी और तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हो। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में कुछ चेंजेस हुआ जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मटेरियल लगने लगा, या फिर क्वालिटी कंट्रोल्स चेक करो। मतलब दिस कुड बी द बेसिक रीजन कि मटेरियल में अनफेवरेबल वेरिएंस क्यों आती है। तो ये मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कहीं भी चिपका सकते हैं इंफीरियर क्वालिटी, केयरलेसनेस। तो ये जनरल पॉइंट्स है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रोडक्ट टेस्टिंग की बात करते हैं। प्रोडक्ट टेस्टिंग favorable efficiency variance amounting to 180,000 indicate that fewer testing minutes were expended during the quarter than the standard minutes required. Okay, और हमने प्रोडक्ट टेस्टिंग को डिस्कस नहीं किया था, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ। चलो कर लेते हैं इसको भी डिस्कस। प्रोडक्ट टेस्टिंग में इन्होंने बोला था कि आपको पर यूनिट 10 मिनट्स लगने चाहिए थे। आप बना के आप कितने रहे हो? 80,000 यूनिट्स बना रहे हो और 10 मिनट्स लगनी चाहिए थी पर यूनिट पे। तो फिर ये आपका हो गया 80,000, ठीक है, 80,000 इंटू 10 हमने देखा 8 लाख मिनट्स हमें यूज करनी चाहिए थी, एंड हम लोग 740 में ये टेस्टिंग कंप्लीट कर रहे हैं। 3 रुपए के हिसाब से अगर आप देखो तो ये फेवरेबल है। 8 लाख की जगह 740 मिनट्स लग रही है। वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। तो फिर हमारा 80,000 फेवरेबल आया था। एक्सपेंडिचर वेरिएंस में हमें कितना खर्च करना था? 7,40,000 को 3 रुपए के हिसाब से खर्च करना था, और मैंने 22,50,000 रुपये खर्च किया है। तो इज इट फेवरेबल और एडवर्स? इट इज एडवर्स वेरिएंस। तो 30,000 रुपये मैंने ज़्यादा खर्च किए। 30,000 रुपये मैंने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया। ओके, तो इसकी इंटरप्रिटेशन भी आपको मैं दिखा देती हूँ एक बार। प्रोडक्ट टेस्टिंग में
फेवरेबल एफिशिएंसी वेरिएंस अमाउंटिंग टू 180,000 इंडिकेट दैट फ्यूअर टेस्टिंग मिनट वर एक्सपेंडेड। तो वो ये कह रहा है कि आपने मिनट्स कम एक्सपेंड की थी, इसलिए आप एफिशिएंट थे, आपने कम ऐसे ऐसे कर दिया था ड्यूरिंग द क्वार्टर देन द स्टैंडर्ड मिनट्स रिक्वायर्ड फॉर द लेवल ऑफ एक्चुअल आउटपुट। This may be due to employment of a higher skilled labor or improvement of skills of existing workforce through training and development leading to improved productivity। इसकी वजह से आपकी productivity improve हो जाएगी। ओके ओके ओके, चलिए अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल बजट की। इसका मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वाला प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी हुई है। हमने क्या बोला था कि क्राइटेरिया क्या 5%, 5% से ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे, यस, तो ये निकाल लो इन्वेस्टिगेशन। एफिशिएंसी वेरिएंस निकाली आपने 160 की, एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट की थी, अभी भी याद नहीं है, देखो 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 ये रहा, एफिशिएंसी वेरिएंस निकाली थी 160 की, ठीक है, 160,000 की एफिशिएंसी वेरिएंस थी। अब हमने इसको डिवाइडेड बाय किया 8 लाख से, मल्टीप्लाई बाय 100, 20% की ये आपकी डिफरेंसेस आ रहे हैं। क्या हुआ आप ये भी बताना पड़ेगा कि 8 लाख कैसे आया। अरे यार 80,000 यूनिट्स दिख रहा है, 80,000 यूनिट्स, और कितना लगाना था 0.5 kg पर यूनिट, तो 80,000 इंटू 0.5 इंटू 20 हो गया ना 8 लाख। ओके, तो 160 बाय 8 लाख इंटू 100, तो आपका 20% आ रहा है, होना कितना चाहिए था 5%। करोगे इन्वेस्टिगेशन, 20% तो बहुत ज्यादा होता है 5% से, तो फिर यस वी विल डू इन्वेस्टिगेशन। इसी तरह से आप इन सब का भी निकाल लीजिए और यस नो यस नो यस नो, खत्म क्वेश्चन। ये हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए गाइस, चलिए जल्दी सी, और वो भी हमने सिर्फ 50 मिनट्स में। वाओ, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीपीवाई लिमिटेड, GPY Limited produces a single product. It has recently automated part of its manufacturing plants and adopted TQM. उसने TQM अडॉप्ट किया एंड JIT भी किया। उसने बोला यार जो मिलेगा सब लगा दूंगा, TQM भी JIT भी। No inventories are held for material as well as for finished product. The company currently uses standard absorption costing system. अभी तो मैं standard absorption costing system use कर रही हूँ। Following are related to fourth quarter of 2021. Production overheads are absorbed on the basis of direct labor hours. The CEO intend to introduce, कह रहा है देखो TQM भी यूज कर लिया, JIT भी यूज कर लिया, I want more और more, तो उसने क्या किया ABC भी यूज करना शुरू कर दिया along with the JIT and better for better cost management. A committee has been formed for the purpose. The committee has further TQM analyzed and classified the production overhead of fourth quarter as follows. उसने क्या किया है, अब आपको ये टेबल दी है बजटेड एंड एक्चुअल। ओके, तो इस टेबल में ये डेटा दिया हुआ है, आगे काम आएगा। चलो पहले आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू फोर्थ क्वार्टर वर मेड एज बिलो। तो ये वाला आपका एक्सपेक्टेड था और यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आए हैं, होपफुली कि आपसे प्लानिंग निकलवाएगा। हाँ, कैलकुलेट प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस रिलेटिंग टू मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, लेबर एफिशिएंसी एंड लेबर रेट। इन सब से रिलेटेड आपको प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस निकालनी है। फिर आते हैं हम आपके पास आगे, कैलकुलेट ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस यूजिंग ABC प्रिंसिपल। देखो यहाँ भी इसने ABC प्रिंसिपल्स के साथ निकलवाया है, बिल्कुल सेम जैसे भी हमने ऊपर किया वैसे ही होगा, बट ये वाला पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको आप देखेंगे। प्लानिंग एंड ऑपरेशन वेरिएंस आई एम एज्यूमिंग कि अब आपको बहुत अच्छे से निकालने आ गया, आपको कुछ नहीं करना, ओरिजिनल उठाना है, ओरिजिनल स्टैंडर्ड उठाना, रिवाइज स्टैंडर्ड उठाना, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा प्लानिंग, फिर रिवाइज स्टैंडर्ड उठाना, एक्चुअल उठाना, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ऑपरेशनल, और बाकी तो पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। तो ये बहुत सिंपल है, वीडियो पोस्ट करो फटाफट से और इसको सॉल्व करो राइट नाउ। फर्स्ट पार्ट आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो फिर से इसने अच्छी वाली टेबल बनाई है, जैसे मैंने आपको बोला था कि प्लानिंग एंड ऑपरेशनल के क्वेश्चन में एज पॉसिबल आप ये टेबल बना के चलना ताकि आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाए। फिर इसने एक एक करके सारी निकाल दी, ट्रेडिशनल भी निकाली है, प्लानिंग भी निकाली है, ऑपरेशनल भी निकाली है, फिर इसने लेबर के लिए सारी निकाली है। क्वेश्चन में मांगा हुआ क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा हो तो ये देखो, रिलेटिंग टू मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, लेबर एफिशिएंसी और लेबर मटेरियल। तो इसने मटेरियल का कॉलम बनाया, लेबर का बनाया, फिर उसकी एफिशिएंसी और रेट वेरिएंस और प्राइस और यूसेज वेरिएंस निकाल दी, सिंपल। और ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं सेकंड पार्ट में।
सेकेंड पार्ट में हमें निकालना क्या है? सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस यूजिंग एबीसी प्रिंसिपल। एबीसी प्रिंसिपल के लिए आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आपका कॉस्ट ड्राइवर कौन है। ओके, हर एक्टिविटी का ड्राइवर आपको दिया हुआ होता है, तो हम आपको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। शायद इसमें वो चीज़ यूज ना भी हो, देखते हैं। मटेरियल हैंडलिंग के लिए हमने निकाला एफिशिएंसी वेरिएंस। तो एफिशिएंसी वेरिएंस मटेरियल का कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले आइए एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ये वाली टेबल यहाँ से हमने हमें गिवन था कि जो सीईओ है उसने वो लगाया है आपका एबीसी। मटेरियल हैंडलिंग दिया हुआ था 96,000 का और एक्चुअल दिया 1,24,000 का। उसके बाद आपको सेटअप दिया हुआ है एक्टिविटी। ये देखो, मैं इसकी बात कर रही थी। जो मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा है उसका कॉस्ट ड्राइवर कौन है? उसका ड्राइवर है ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड, आपने कितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करे हैं। और जो सेटअप वाला खर्चा उसका है प्रोडक्शन रन्स। तो ये आपको दिया ही होता है हर एबीसी के क्वेश्चन में। आप देखना आपको कॉस्ट ड्राइवर गिवन होंगे, तो यहाँ पे भी हमें गिवन है 8,000। तो अगर मैं 96,000 का खर्चा करने वाली थी तो उसके लिए 8,000 ऑर्डर्स करने थे, बट हमने खर्चा कितना किया है? 1,24,000 का और 8,500 के हम लोगों ने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। तो अगर मैं एफिशिएंसी देखना चाहती हूँ, एफिशिएंसी देखने के लिए मैं क्या बोलूँगी, चलो पर ऑर्डर निकाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि तुम्हें कितने ऑर्डर्स लगने चाहिए थे। माना कि तुमने 1,24,000 करा तो करा, बट ऑर्डर्स लगने कितने चाहिए थे? तो वही इसने निकाला हुआ है, इट शुड बी 8,800। तो 8,000 ऑर्डर लग रहे हैं 1,00,000 यूनिट के लिए। 8,000 ऑर्डर्स लग रहे हैं 1,00,000 यूनिट के लिए, और हम यूनिट प्रोड्यूस कितनी कर रहे हैं? 1,10,000। 1,10,000 कहाँ गई ये रही। हाँ, हमारी बजटेड यूनिट थी 1,00,000 और यहाँ पे हमारी एक्चुअल यूनिट है 1,10,000। ठीक है, तो 1,00,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 8,000 एंड 1,10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 8,800। तो 8,800 यूज करना था और आप 8,500 कर रहे हो। वाओ, दैट्स नाइस। तो फिर यहाँ पे आप एफिशिएंसी दिखा रहे हैं, एफिशिएंसी दिखा रहे हैं ना। ये देखो, 8,800 ऑर्डर्स का काम आपने 8,500 ऑर्डर्स में कर लिया और बाहर क्या आया? स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी दिख रही है 3,600 फेवरेबल। एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिर से एक्सपेंडिचर वेरिएंस के लिए बोल दूं कितना खर्चा करना था और कितना किया। मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, ऑलवेज थिंक कितना खर्चा करना था और कितना कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस आपका आएगा। अभी हमने इस एफिशिएंसी में निकाला, चलो छोड़ो एफिशिएंसी को, ऊपर ही चलते हैं। ये काम था आपका ऑर्डर एग्जीक्यूटेड 8,500। 8,500 ऑर्डर्स में आपने काम किया तो किया, पर ऑर्डर कितनी कॉस्ट लग रही है? तो वो हमने निकालना 96,000 मटेरियल अगर मैं लेके जा रही हूँ 8,000, तो इन दोनों को डिवाइड करो 12 रुपये, तो 8,500 इंटू 12 इतना आपको लगना चाहिए था। 8,500 इंटू 12 इतने का खर्चा था, 1,02,000 रुपये का खर्चा था। और आप कितना खर्च कर रहे हो? 1,24,000। यहाँ पे तो बेटा आप एफिशिएंट नहीं हो, सॉरी, यहाँ पे आपसे एफिशिएंसी नहीं हुई, बट यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर वेरिएंस देख रहे हैं। बट एक्सपेंडिचर क्या है? नेगेटिव। 8,500 इंटू 12 माइनस 124, राइट। यहाँ पे मैंने निकाल के दिखाया आपको कि ये 12 कैसे आया। समझ आ रहा है ना? सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो, सब काम छोड़ दो इधर उधर, बस यहीं पे फोकस करो। सेटअप सेटअप सेटअप, चलो सेटअप के लिए भी एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर निकालना है। सेटअप में देखते हैं क्या हो रहा है। सेटअप बिल्कुल सेम चीजें करनी है जो हमने उसमें करी है। ध्यान से देखो सेटअप की। सेटअप में आपने 2,000 रन्स में काम किया है, 2,000 रन्स बजटेड था, 2,100 रन्स लगाए हैं। तो अगर मैं देखूं 1,00,000 यूनिट के लिए 2,000 रन्स लगने थे, तो 1,10,000 यूनिट के लिए कितने लगेंगे? 2,200। ओके, 2,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू में 1,10,000, तो ये आया 2,200। 2,200 रन लगाने थे, आपने 2,100 लगाया। वाओ,
दैट्स अगेन नाइस। तो आप फिर से एफिशिएंसी दिखा रहे हैं। ये देखो 2200 रन्स का काम 2100 रन्स में किया, तो हमारी जो वेरियंसेस आएगी वो कैसे आएगी? फेवरेबल। कैसे आएगी? वेरियंस फेवरेबल। चलिए, और एक्सपेंडिचर वेरियंस 2100 के लिए बिल्कुल सेम वैसे ही इन्होंने 112 निकाला होगा और इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 800 एडवर्स। नाइस, अच्छा था ना ये क्वेश्चन? सिंपल था, बट वही है कि अगर आपने नहीं किया इसका सेकंड पार्ट जरूर से कर लेना अच्छे से, इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट तो आप कर ही लोगे। अब आते हैं हम रिकंसिलेशन पे। रिकंसिलेशन का आपको बेसिक आइडिया फर्स्ट क्वेश्चन में हमने दे दिया था, बट इस वाले में आपको अगर याद होगा कि हमने काफ़ी सारी सेल्स वेरिएंसेस देखी थी, उन सब का भी यूज़ होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं। चलिए, established in the year 1999, FF Company is the pioneer of fast food in Southampton. It delivers a truly fresh, affordable, made-to-order sandwich, burger, and other meals in a friendly and relaxed environment. The popularity of the sandwich, burger, etc. continued to grow over the decades, but one thing remained the same, and that was its core value and principle. एक चीज कभी नहीं बदलती, हमारे उसूल। उसके बाद मैंने टेबल दिया है कि इसने बोला ऑलवेज प्रोवाइड एक्सेप्शनल सर्विसेज टू वैल्यूड गेस्ट। हम इतनी धमाकेदार सर्विसेज देते हैं ना, हाईएस्ट क्वालिटी का मेन्यू आइटम एट अ प्राइस एवरीवन कैन अफोर्ड एंड एंजॉय, एंड कीप ऑपरेटिंग कॉस्ट लो। हमारी कॉस्ट लो रहती है, सर्विसेज हाई रहती है, और ऐसे हमारा होटल चलता है। इट प्रोवाइड्स अ कंफर्टेबल प्लेस फॉर पीपल टू अनवाइंड ओवर इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। यहाँ पे लोग आकर मजेदार बातें करते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग एज इट कंटिन्यूज टू ग्रो, इट इज गाइडेड बाय पैशन फॉर डिलाइटिंग कस्टमर्स बाय सर्विंग फ्रेश डिलीशियस फूड राइट इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर। बट परफॉर्मेंस रिपोर्ट तो आपकी कुछ और ही बता रही है। द परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 वर प्रेजेंटेड एट द मैनेजमेंट कमेटी एज अबव। बर्गर सेगमेंट, ये आता है आपका, ये रिपोर्ट हमारी बर्गर सेगमेंट की। अरे अरे क्या हुआ, बर्गर का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया? कोई बात नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ बिलीव दैट द साइज ऑफ द फास्ट फूड मार्केट डिराइविंग द बजट नंबर ऑफ बर्गर्स टू बी सोल्ड इज ओवर एस्टिमेटेड। तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे तो आपने बहुत ज़्यादा एस्टिमेट लगा रखा था, और हमारा जो इसलिए सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन प्लानिंग वेरिएंस आया है वो 2602.5 आया है। ये इसने निकाल के दे दिया, हमारे लिए थोड़ा सा हेल्प हो गई। अब हम इससे बाकी के वेरिएंसेस निकाल पाएंगे। फर्दर द रिपोर्ट ऑल्सो इंक्लूड कस्टमर फीडबैक एंड द मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स वर रिगार्डिंग डिले इन सर्विस टाइम। हम लोगों ने कस्टमर के फीडबैक क्या सुने, चलो एक पढ़ के दिखाते हैं। कस्टमर ने क्या बोला, कहता है मैंने 2 बर्गर मंगाए थे 210 पे, आधा घंटा हो गया। मैंने फिर वेटर को बुलाया, क्या चल क्या रहा है, मैं कब तक दूसरों की प्लेट्स देखते रहूँ, मेरा बर्गर कहाँ है? He told me that he will check with kitchen. उसने बोला कि सर मैं अभी किचन में जाकर देख कर आता हूँ आपका बर्गर कहाँ है। उसके बाद 45 मिनट मैंने इंतजार किया, तब जाकर मुझे मेरा बर्गर मिला है। दिस कैफे इज नॉट गुड इन डिलीवरी टाइम। यार कस्टमर तो भड़क गया। चलिए, द बजट डेटा शोन इन द टेबल इज बेस्ड ऑन द assumption that total market size would be 4 lakh units. Prepare a reconciliation statement of budgeted profit टू एक्चुअल प्रॉफिट। अब आपको बजटेड कितना था, एक्चुअल कितना है, उसका एक रिकंसिलेशन बनाना है थ्रू मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच। गाइस, मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच के लिए आपको एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी, वो आपको मैं नीचे एक्सप्लेन करती हूँ। इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल, शॉर्टकट नहीं मारना, पूरा डिटेल में अच्छे से बताना पड़ेगा। इम्प्लीकेशंस बतानी है, और मैनेजमेंट को जो चिंता हो रही थी कस्टमर कैसे कैसे फीडबैक देके जा रहे, चिंता तो होगी ना, तो हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके लिए आपको बिजनेस बताने हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिकंसिलेशन टेबल की। रिकंसिलेशन, बजटेड प्रॉफिट उठा लो, एक्चुअल प्रॉफिट उठा लो। बजटेड प्रॉफिट हमारा कितना था, ये टेबल ले ली हमने, ये रहा। बजटेड प्रॉफिट था 259,500 और एक्चुअल प्रॉफिट है 144,375। उठा लो, लिख दिया आपने, यहाँ पे बजटेड प्रॉफिट लिख दिया और यहाँ पे आपने एक्चुअल प्रॉफिट लिख दिया। अब बात करते हैं इन दोनों में जो डिफरेंस आया किस किस रीजन से आया। अब आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में गिवन है सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन प्लानिंग वेरिएंस 26062.5, तो ये तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन था। उसके बाद अब हमें देखना है ऑपरेशनल वेरिएंस, ये सब हमें धीरे धीरे निकालना है। इसके लिए हम लोग थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं पहले। उससे पहले, आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ याद दिला दूँ।
हम लोगों ने वो पढ़ा था, मार्केट साइज वेरिएंस, मार्केट शेयर वेरिएंस, कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? तो आई थिंक पहले हमें वो एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए। आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है ना, तो मैं आपको इसलिए एक बार ये वाली शीट दिखा रही हूँ जो हमने के बेस बिल्डिंग के लिए पढ़ी थी। मार्केट साइज वेरिएंस का फॉर्मूला जो हमने ये सेल्स वेरिएंसेस पढ़ी है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा मार्केट साइज वेरिएंस। मार्केट साइज वेरिएंस हमने कैसे निकाली थी? बस्टेड मार्केट शेयर परसेंटेज, अंदर क्वांटिटी का डिफरेंस और बाहर प्राइस कैसे आएगा, जब भी आएगा बस्टेड प्राइस आएगा, ठीक है। और सिमिलरली शेयर वेरिएंस के लिए हमने निकाला था एक्चुअल इंडस्ट्री सेल्स क्वांटिटी, जब भी बाहर क्वांटिटी आएगी एक्चुअल क्वांटिटी, अंदर शेयर्स का डिफरेंस और एवरेज बस्टेड प्राइस पर यूनिट। तो आपको मैंने ये क्यों दिखाया, आप ये सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं, मार्केट साइज वेरिएंस, मार्केट के साइज में जो चेंजेस आ रहे हैं, क्या वो आपकी गलती है? नहीं, वो प्लानिंग की गलती है। यू नो ना कि कैसे हो सकता है, तो ये वो वाला हो गया अनकंट्रोलेबल प्लानिंग वेरिएंस की तरह। तो मार्केट का साइज वेरिएंस आपका प्लानिंग वेरिएंस होता है, और हमें प्लानिंग वेरिएंस क्वेश्चन में गिवन है 26062.5 जो भी था, ठीक है। तो अब आपको 26062 इस फॉर्मूले के इक्वलेट रखना है, और आपको बाकी की चीज़ें जो भी गिवन है वो रखो, एंड निकालते हैं मार्केट। एंड मार्केट शेयर वेल ऑपरेशनल वेरिएंस है। आपकी कंपनी का शेयर, आपकी गलती नहीं होगी तो किसकी गलती होगी? तो वो आपकी ऑपरेशंस की गलती होती है, इसलिए अब आपको वो वाले कैलकुलेट करना होगा। तो इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए बजटेड मार्केट शेयर परसेंटेज। बजटेड मार्केट शेयर परसेंटेज आप कैसे निकाल सकते हैं? मैं आपको बता देती हूँ। आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ा है ना आपने, आप लोग 2 लाख, अभी हमसे बजटेड मार्केट शेयर परसेंट निकाल रहे हैं, तो बजटेड हमारा था कि हम लोग 2 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, जबकि ओवरऑल मार्केट में डिमांड है 4 लाख प्रोडक्ट की। ओवरऑल मार्केट में 4 लाख यूनिट्स हम बेच सकते हैं, ये लिखा है। द बजटेड डेटा शोन इन द टेबल इज बेस्ड ऑन द assumption दैट टोटल मार्केट साइज कितना है 4 lakhs और हमारा मार्केट साइज कितना है 2 lakhs। तो यानी कि बजटेड मार्केट शेयर हम निकाल सकते हैं 2/4 लाख 50%। तो हमारा मार्केट शेयर 50% था, राइट। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है? एक्चुअल इंडस्ट्री सेल्स क्वांटिटी और बजटेड इंडस्ट्री सेल्स क्वांटिटी। एक्चुअल इंडस्ट्री सेल्स क्वांटिटी कितनी है वो अब हमें नहीं पता है, हमें बजटेड पता है कितनी थी इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री की बजटेड हमें पता है 4 लाख थी, और एवरेज बजट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वो भी हम निकाल सकते हैं अपने डेटा से। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। बजटेड कंट्रीब्यूशन निकालना है हमें। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये बजटेड कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हो? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितनी है 1050, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 633। फटाफट से निकालो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। कंट्रीब्यूशन आपका आ गया 4,17,000। अब कंट्रीब्यूशन आ गया आपका, और क्या चाहिए आपको? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कितनी यूनिट्स आप बेच रहे हो? 2 लाख यूनिट्स आप बेच रहे हैं, तो अब आपका आ गया ये 2.085। सब कुछ पुट कर दिया, ये हमें गिवन था। इससे क्या होगा? इससे हमारा एक्चुअल इंडस्ट्री सेल्स क्वांटिटी निकल कर आएगा। एक्चुअल इंडस्ट्री सेल्स क्वांटिटी निकल कर आ जाएगा। एक्चुअल इंडस्ट्री सेल्स क्वांटिटी 375 आ गई। अगर एक बार ये आ गई तो हम इसको दूसरे फॉर्मूला में पुट कर देंगे, जो कि आपका था ये वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वाला। इस वाले में हमें क्या करना है? ये क्या क्या चाहिए? एक्चुअल मार्केट शेयर परसेंटेज कितना है, बजटेड मार्केट शेयर परसेंटेज कितना है। बजटेड वाला तो हमने निकाल लिया था 50%, ये हमारे पास आ गया सेल्स क्वांटिटी 375, और ये भी हमारे पास आ गया 2.085। तो बचा क्या? एक्चुअल मार्केट शेयर परसेंटेज कितना है। तो फिर आओ एक्चुअल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? ये रहा। एक्चुअल में हमने 165 यूनिट सोल्ड किया, 165,000 यूनिट्स, और मार्केट का साइज कितना है 4 लाख यूनिट। तो 165/4 लाख इक्वल्स टू कितने यूनिट्स का आपका, अब कितने परसेंट शेयर मार्केट में निकाल रहे हैं? ये आ गया 44%। 165/375 44%। तो शेयर्स का डिफरेंस करो फटाफट से, 44 - 50 इंटू 375 ये। तो अब आपका निकल कर आ गया वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन ऑपरेशनल वेरिएंसेस। सिंपल है ना? चलिए, सेल्स वेरिएंसेस में अब आपका एक तो निकल ही गया, और हम क्या लिख सकते हैं? प्राइस में भी कुछ फर्क है, देखो ध्यान से। वापस आओ। यहाँ पे इन्होंने पर यूनिट के प्राइसेस निकाल के नहीं दिए हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि ये हम कैसे करने वाले हैं। ये हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है। पर यूनिट प्राइस निकालना है ना, तो 10,50,000 डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स कितनी है 2 लाख, तो ये हमारा आ रहा है 5.25। और अभी हम इसको भी निकाल लेते हैं। एक्चुअल कितना था 846, 450 डिवाइडेड बाय 1,65,000 यूनिट्स 5.13।
तो अब आपका क्या आ गया, हमने क्या निकाला है, हमने निकाला स्टैंडर्ड सेल प्राइस और पर यूनिट एंड एक्चुअल सेल्स प्राइस पर यूनिट। पर यूनिट निकाल लो, उन दोनों का डिफरेंस करो। चलो देखते हैं इन्होंने क्या किया। ये देखो हमने भी ये निकाला ना 5.13 और 5.25, इन दोनों का डिफरेंस क्या, प्राइस का डिफरेंस इनटू में एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी। तो ये आपका आ जाएगा प्राइस वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस। सिमिलरली आप निकालिए वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंसेस, जैसे हमने निकाले हैं वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंसेस पर यूनिट निकालो। पहले सारी की सारी कॉस्ट जितनी भी हो पर यूनिट कर लो, क्योंकि हमारी यूनिट्स चेंज हुई है तो यार तो आप स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बना लो और फिर दोनों को डायरेक्ट डिफरेंस करके लिख सकते हैं। अदरवाइज सबको पर यूनिट करो। 633 डिवाइडेड बाय 2 lakhs, कितना आ रहा था वेरिएबल कॉस्ट, 633 बाय 2 lakhs करो फिर से जल्दी। तो मेरा ये आ रहा है 3.165, और अगर मैं इधर का निकालूं 537075 डिवाइडेड बाय 1,65,000 यूनिट्स, तो ये आपका आ रहा है 3.255। इन दोनों का डिफरेंस करो। इन्होंने क्या किया है, ये रहा 3.165 माइनस 3.255, इन दोनों का डिफरेंस किया और बाहर क्या किया, एक्चुअल प्रोडक्शन 165,000 यूनिट्स। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंसेस आ गया है 14,850 एडवर्स। फिक्स कॉस्ट वेरिएंसेस में अब आप सोच रहे होंगे यार बाकी सबकी तो सारी निकाली है, तो फिक्स कॉस्ट वेरिएंसेस में जब आपके पास डिफरेंस भी है तो व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग ओनली एक्सपेंडिचर वेरिएंस। कौन देगा इसका जवाब जल्दी। इसका जवाब है, हमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, हमने उसमें बोला था कि हमें मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच करनी है, और जब भी आप मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच यूज करते हैं तो याद रखिएगा कि फिक्स कॉस्ट वेरिएंसेस में सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस को ही लेना है। यहाँ पे आपको एक नोट बना के मैंने दिया है, इन मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच ओनली टेक फिक्स कॉस्ट एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे निकालता है, कितना खर्चा करना था और कितना खर्चा आपने किया। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस हम फटाफट से निकाल लेते हैं। 157,500 खर्चा करना था और आपने 165 का खर्चा किया, तो डायरेक्टली इसको आप 7500 को उठा सकते हैं। 7500 उठा लिया आपने, हीरा 7500 एडवर्स उठा लिया। पहले हम इस पे देख लेते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है। बेसिक वर्किंग्स में बजट मार्केट शेयर 50% निकाल लिया। एवरेज बजट कंट्रीब्यूशन ये भी हमने निकाल लिया। प्लानिंग रेशियो से हमने ये निकाली थी एक्चुअल इंडस्ट्री सेल्स क्वांटिटी, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। फिर हमने एक्चुअल मार्केट शेयर भी निकाल लिया था। ये सारे भी हमने पर यूनिट करके कैलकुलेटर पे सॉल्व किया। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस में हमने सेल्स वेरिएंस निकाल ली थी, ऑपरेशनल वाली प्राइस वेरिएंस हमने निकाल ली है, वेरिएबल कॉस्ट एक्सपेंडिचर निकाल ली। तो हमने की पूरी वर्किंग कर ली है। अब वर्किंग को फटाफट से उठाकर हम लोग रिकंसिलिएशन टेबल में पुट करते हैं। रिकंसिलिएशन टेबल में क्या क्या जो भी हमारी वेरिएंसेस आई है हमने देखा, बजट प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट के बीच में क्या क्या रास्ते में रुकावटें आई, जो आई है उठा के फेंक दो सबको। प्लानिंग वेरिएंस हमें क्वेश्चन में गिवन था 26062.5। उसके बाद आता है ऑपरेशनल वेरिएंस हमने निकाला 46912। ये हमने कहाँ निकाला था, ये निकाला हमने 46912। इसको फटाफट से उठा के टेबल में डालिए। उसके बाद आता है सेल्स प्राइस वेरिएंस, ये भी एडवर्स, सब एडवर्स, सारी वेरिएंस एडवर्स है। यहाँ पे आपने बहुत गंदा काम किया है, कंपनी आपको नाखुश होगी, निकाल देगी कंपनी आपको। ये रहा हमारा सेल्स प्राइस वेरिएंस 19,800। फिर कॉस्ट वेरिएंस ये वाला उठाया और ये उठाया, सबको उठा के टेबल में डाला। ये बन गया आपका एक्चुअल प्रॉफिट से रिकंसाइल हो गया ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म होता है। अब सेकंड पार्ट ये तो हमने किया ना, इसके तो 3-4 नंबर मिलेंगे। आगे के जो ये ना इम्प्लीकेशंस वगैरह ऐसे ही कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, इतनी सारी प्रैक्टिकल की मेहनत कराता है बट उसके नंबर 2-4 ही होते हैं। अब इम्प्लीकेशंस दाने के नंबर होते हैं। इम्प्लीकेशंस देखते हैं क्या बताइए इसने। इम्प्लीकेशंस में हम बात कर रहे हैं, इन द रिवाइज स्टेटमेंट द सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस हैज बीन डिटेल्ड बाय वे ऑफ 2 वेरिएंसेस। तो हमने यहाँ पे प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंसेस के थ्रू बात की है। दिस काइंड ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन असिस्ट द कंपनी टू चेक। इससे कंपनी को क्या पता चलता है, इससे कंपनी को पता चलता है कि क्या क्या वेरिएंसेस हुई है मैनेजमेंट कंट्रोल में और क्या क्या नहीं हुई है, मतलब क्या क्या मैनेजमेंट की गलती थी और क्या क्या मैनेजमेंट की गलती नहीं थी। एफएफ हैज एडवर्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन। एफएफ के जो वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन प्लानिंग था वो तो क्वेश्चन में गिवन था कि एडवर्स था, पर इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन हो सकता है कि एनवायरनमेंट में चेंजेस है, मार्केट में चेंजेस है। वही मैंने बोला कि यार ये तो उसके हाथ में था भी नहीं, इसलिए क्वेश्चन में गिवन था एनवायरमेंटल मार्केट चेंजेस की वजह से हो सकता है। That was not anticipated at the time of budget preparation. बजट बनाने के टाइम आपने सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ चेंजेस भी हो सकता है। This is our planning variance.
सो दे आर नॉट अंडर मैनेजमेंट कंट्रोल एंड हैज नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, हम सिर्फ तुम्हें उस चीज के लिए डांटेंगे जो हमारी ऑपरेशनल वेरियंसेस थी। On the other hand, the sales volume contribution operational variance was under control of the manager. ये तो तुम्हारे हाथ में था ना, यहाँ तुमने कैसे गड़बड़ कर दी मुझे ये बताइए। And they should be held responsible for the same. The reason of adverse sales volume contribution operational variance could be unsuccessful direct selling efforts, market selling effort. तो हो सकता है कि तुमने मार्केटिंग ठीक से ही नहीं करी है, तुम्हें प्रोडक्ट बेचना ही नहीं आया, तुमने सेलिंग एफर्ट्स करे ही नहीं, तुम्हें बोला था कि दिन की 50 कॉल्स करना कस्टमर्स को, तुम 2 कॉल में ही थक गए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा। FF has adverse sales price variance as well. It indicates that the burger was sold for lower price than standard. The reason of this could be unforeseen market competitive price, tapping new market, etc. Further, revised reconciliation statement deliver little information about the variable cost and fixed cost variances. उसके बाद इसने बोला कि इस रिवाइज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट वेरिएंस के बारे में ज़्यादा नहीं पता चल रहा, दोनों ही एडवर्स थी। फिक्स कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ मैनी आइटम। फिक्स कॉस्ट में आपका क्या क्या आ सकता है, सैलरीज आ सकती है, EMCs आ सकती है, रेंट, इंश्योरेंस, कुछ भी आ सकता है। ऑफन फिक्स कॉस्ट आइटम्स आर नॉट अफेक्टेड इन शॉर्ट रन। क्या वैसे तो उनको शॉर्ट रन में इतना नहीं फर्क पड़ता इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, बिकॉज ये एक्टिविटी के लेवल चेंज होने से बदलती नहीं है, फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहती है। बट दे माइट चेंज इन रिस्पॉन्स टू अदर फैक्टर्स सच एज प्राइस, बट ये भी चेंज हो सकती है किसी किसी फैक्टर, प्राइस के फैक्टर्स की वजह से। दिस में कोज इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स ओवरहेड, जिसकी वजह से हमारा फिक्स ओवरहेड बढ़ जाएगा। अगर आप मीनिंगफुल एनालिसिस करें तो फिर आपको लाइन बाय लाइन कंपैरिजन करना होगा बजट कॉस्ट का एक्चुअल कॉस्ट का। उसके बाद हम देखें इन केस ऑफ FF वेरिएबल कॉस्ट में भी मेड अप ऑफ लार्ज इंडिविजुअल डिफरेंट आइटम्स सच एज वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है आपका वेजिटेबल्स, गैस, इनडायरेक्ट लेबर, रेगुलर मेंटेनेंस कॉस्ट एक्सेट्रा, कुछ भी, ये सारे जो भी खर्चे आपके एक्टिविटी के साथ, जो भी आपके एक्टिविटी के साथ चेंजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल खर्चे ना। आप आज 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कल 2000 करेंगे, तो 1000 यूनिट के लिए अगर मटेरियल आपको 2 यूनिट्स लग रहा था पर यूनिट, मतलब 2 kg पर यूनिट लग रहा था, तो 2000 की जगह अगर आपने अब लेवल प्रोडक्शन डबल कर दिया तो मटेरियल भी डबल चाहिएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट आपका जो एक्टिविटी के साथ चेंज होता है। अगर मैं इसको भी लाइन बाय लाइन एनालिसिस करूं तो आपको पता चलेगा कि ये जो एडवर्स वेरिएंसेस आ रहे हैं इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। हाउ इट इज नेसेसरी टू टेक इनटू कंसिडरेशन द कॉजेस ऑफ दिस एडवर्स व्हिच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट, फॉर इंस्टेंस द अनयूजुअल प्राइस हाइकिंग वेजिटेबल। इसमें भी कुछ ऐसे चेंजेस थे जो मैनेजमेंट के हाथ में ही नहीं थे, जैसे कि इतना रेनफॉल हुआ ना कि वेजिटेबल्स के प्राइस इतने हाई हो गए, तो इसमें मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। तो इसमें से भी आपको वेरिएबल में जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से मैनेजमेंट के हाथ में थे। उसके बाद आता है मेजर्स टू इम्प्रूव फास्ट फूड डिलीवरी। अब ये आपका क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में उसने पूछा था मेजर्स बता दें, एडवाइस मेजर्स टू इम्प्रूव डिलीवरी सर्विस टाइम। इसको आप थर्ड पार्ट मार्क कर लेना। कस्टमर एक्सपेक्ट दैट देयर फूड ऑर्डर टू बी डिलीवर करती। हर एक कस्टमर को चाहिए कि उसका सामान ना फटाफट से आ जाए, इंतजार तो होता ही नहीं है, पेशेंस लेवल तो किसी के पास नहीं है, और कोई भी करे। उसके बाद फ्रॉम कस्टमर्स फीडबैक एंड द क्वेश्चन इट इज एविडेंट। कस्टमर का फीडबैक पढ़ा था ना हमने, कितना फनी था, बट ठीक है, उसके भाव निकल के आ रहे थे बाहर की वो बर्गर के लिए कितना बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और उसका बर्गर 45 मिनट्स में आया था। तो इससे पता चलता है कि फूड डिलीवरी में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से कस्टमर गुस्सा हो गया और चला गया वहां से, और हो सकता है कि अगली बार वो किसी और में चला जाए। द रीजन ऑफ लेट डिलीवरी कुड बी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल ऑन टाइम और एम्प्लॉयज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो हो सकता है कि आपका रॉ मटेरियल टाइमली नहीं आया था, आपके पास तो बर्गर बनाने का मटेरियल ही खत्म हो गया था, या फिर हो सकता है वो बर्गर बनाने वाला अंदर बैठ के चाय पी रहा था, वो काम ही नहीं कर रहा ठीक से। द रीजन ऑफ एम्प्लॉयज नॉट वर्किंग प्रॉपरली कुड बी जॉब डिससेटिस्फेक्शन। वो कह रहे हैं कि क्या कर लूँ मैं, कितनी फटाफट भी कितने सारे बर्गर बना लूँ यहाँ पे, तो बट क्या करूँ, मेरा तो एम्प्लॉय मेरी सैलरी नहीं बढ़ाता, तो उसको जॉब डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है, वो नहीं बना रहा बर्गर, विच मे बी ड्यू टू इम्प्रॉपर वर्किंग कंसिडरेशन, लो सैलरी, नो रिवॉर्ड्स फॉर ओवर टाइम। तो कुछ भी हो सकता है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस, ये वाले ना पॉइंट्स याद कर लेना, यहाँ तो फूड डिलीवरी से रिलेटेड में है, बट जहाँ भी अगर आपको लेबर वेरिएंस के लिए भी आप ये चीज़ें लिख सकते हो, जॉब डिससेटिस्फेक्शन, लो सैलरी, तो ये वाले, और मटेरियल के लिए आप ये लिख सकते हो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा।
इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिलीवरी टाइम, अब आपको करना क्या है डिलीवरी टाइम रिड्यूस करने के लिए? सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि रॉ मटेरियल अब जो हमने ऊपर प्रॉब्लम्स बताई है ना कि ये प्रॉब्लम्स थी, अब लिख दो, हाँ इन सबको सॉल्व कर लो, बात खत्म। मेजर ही यही था, उनको सॉल्व करो। ऊपर हमने बोला कि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, मे बी इस वजह से ये वेरिएंस आई है, तो हम नीचे बोलेंगे कि भाई रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाओ, स्टॉक में डेली रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए सामान, कुछ भी करो चाहे। उसके बाद उसने बोला है कि आप लोग क्वांटिटी अप्रोच लगा सकते हो विच लेज डाउन क्लियर गाइडलाइंस दैट व्हेन टू रीऑर्डर और अलर्ट द मैनेजमेंट इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस। इन एडिशन एफएफ मस्ट ऑल्सो एड्रेस द इश्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज। बाद में उसने बोला कि जो एम्प्लॉय रिलेटेड है, एक एम्प्लॉय ग्रीवेंस सेल बना सकते हो आप, एम्प्लॉय रिड्रेसल सिस्टम्स कंपनीज में ऐसे ना बहुत सारे बने हुए होते हैं आजकल, कि आपका कोई सुनने वाला तो हो कि एम्प्लॉयज को ये इशू आ रहा है, कंपनी को पता तो चले, तो उनके जो भी इश्यूज है उनको टाइमली सॉल्व करो। अगर वो काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर उनको लग रहा है कि उनकी पे बढ़नी चाहिए, या फिर समटाइम्स होता है उनको लगता है कि उनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो उनको आप ट्रेनिंग दो, टाइमली ट्रेनिंग, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, इन सबसे वो खुश हो जाएंगे। Moreover, it is important that customers should be informed about approximate delivery time. उनको पहले से ही बता दो यार ये बर्गर है, ऐसा नहीं है कि तुमने अभी ऑर्डर किया और मैं रख दूँ, बनाने में टाइम लगता है यार, 15 मिनट तो दो कम से कम। तो मैंने बोल दिया कि 15 मिनट में आपका बर्गर आपके टेबल पे होगा, तो 15 मिनट में वो टेबल पे होना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट दैट कस्टमर शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट अप्रोक्सीमेटेड डिलीवरी टाइम सिंस दिस विल रिड्यूस कस्टमर एंग्जाइटी। तो वो एकदम ऐसे बेसब्री से इंतजार नहीं करेगा ना अब आएगा कब आएगा, उसको पता होगा कि हाँ इतना टाइम लगता है तो इतना टाइम लगता है। एंड विल प्रोएक्टिवली रिड्यूस एनी कंप्लेंट्स ओवर लॉन्ग वेट्स, फिर वो कंप्लेन भी नहीं करेगा अगर आपने जितना टाइम बोला उतना टाइम में आ गया तो। बट फिर भी अगर कोई अनएक्सपेक्टेड डिले होता है तो उसको बता दो कि हमारे किचन में ये प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से आपका बर्गर इतना लेट हो सकता है, तो ठीक है, वो भी थोड़ा शांत हो जाएगा और उनसे माफ़ी मांग लेना, माफ़ कर ही देगा। एंड इन्फॉर्म देम अबाउट द न्यू अप्रोक्सीमेट डिलीवरी टाइम अलॉन्ग विद वैलिड रीजन। In addition to this, FF can also introduce pagers or install electronic bill displaying ticket number। और जैसे कि आपने देखा होगा ना कि आपका ऑर्डर नंबर लिखा आ जाता है, इस तरह का कुछ लगा दो तो कस्टमर को पता रहेगा कि यार अभी ये वाला नंबर चल रहा है, मेरा नंबर तो बहुत दूर है, तो मैं आराम से इतने कुछ घूम लेता हूँ इधर उधर, जब आएगा तब मैं अपना बर्गर ले लूँगा। तो चलिए अब हमने क्वेश्चन 6 भी खत्म कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन आपका इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड है। वैसे तो हमने अभी बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस करी है, बट इस वाले क्वेश्चन में ना हर एक को, जैसे डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, इस तरह की वेरिएंसेस को पूरा इंटरप्रेट करके बताया गया है। तो आप इस क्वेश्चन से ये सब उठाकर किसी भी क्वेश्चन में चिपका सकते हैं। मतलब बेसिकली रीजंस तो सेम ही होते हैं ना, आप इस वाले क्वेश्चन से उठाइए और जहाँ भी आपको लगे सिमिलर रीजंस है वहाँ पे यूज कर लेना। NZSCO Limited uses standard cost as a system for manufacturing its single product. ANZ standard cost card per unit is as follows: direct material 1 kg per unit 20 का, डायरेक्ट लेबर 48 का, ये सब आपको डेटा गिवन है और सीधा उसने बोल दिया इंटरप्रेट करो डायरेक्ट लेबर रेट एफिशिएंसी वेरिएंस। ओके। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, इसने सबसे पहले डायरेक्ट लेबर बोला है तो चलो डायरेक्ट लेबर को ही करते हैं। डायरेक्ट लेबर में हमें स्टैंडर्ड दिया हुआ था 6 घंटे का और 8 घंटा पर आवर लगना था। हमारी बजटेड यूनिट थी 50,000, तो कितना लगना चाहिए था? 50,000 इंटू 6, राइट। और हमने लगाया कितना? ये हमारा एक्चुअल है, 3 लाख लगना था, बजटेड के अकॉर्डिंग 3 लाख ही लगना था ना, और हमने लगाया भी 3 लाख है, बट हमने एक्चुअल प्रोड्यूस तो 52,000 किया ना। समझ में आ रहा है? 3 लाख लगना था, ठीक है, बट डोंट यू थिंक हियर इज अ थिंग यू शुड मेक स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। आपको ये जो बनाना है 52,000 के अकॉर्डिंग में बनाना चाहिए कि 52,000 इंटू 6, 52,000 इंटू 6 इतना लगना चाहिए था, पर आपने सिर्फ 3 लाख लगाया है। यू आर वेल एफिशिएंट। तो सबसे पहले मैंने रेट नहीं, पहले एफिशिएंसी बैलेंस पढ़ा दिया आपको। इसने वर्किंग्स दिए, मैं आपको वर्किंग्स दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे वो आपको ये कह रहे हैं कि आप कितने बड़े जीनियस हो ना, 3,12,000 घंटे का काम आपने 3 लाख आवर में कर लिया। वैसे तो वो 3 लाख दिख रहा था, बट आपने जब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बनाया तो आपको पता चला कि इस काम को करने में 3,12,000 आवर्स लगने थे और आपने 3 लाख आवर में कर लिया। तो ये 8 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो 96,000 फेवरेबल आएगा।
ओके, तो फिर अगर हम इसको आगे लेके चलते हैं, क्या हो गया, हम लोग साथ साथ इसका ये रीडिंग भी कर लेते हैं जो इसने बताया है डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की। डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इट इंडिकेट्स दैट द वर्कर हैव प्रोड्यूस एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी इन लेस टाइम देन द टाइम अलाउड। हमने क्या किया, हमने जल्दी से प्रोड्यूस कर लिया ना, हमें कितने में करना था और उसने कम में कर लिया। द रीजन फॉर फेवरेबल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में इंक्लूड अमंग द अदर थिंग एज फॉलोइंग। अब वो कह रहे हैं कि रीजन क्या हो, तो हमने इनको बताया व्हाइल सेटिंग स्टैंडर्ड वर्कर्स एफिशिएंसी कुड नॉट बी एस्टिमेटेड प्रॉपर्ली। तो स्टैंडर्ड बनाते हुए आपने वर्कर्स को अंडर एस्टिमेट किया और वर्कर ने आके बोल दिया डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, प्रूफ भी कर दिया उसने। तो दिस में हैपन ड्यू टू नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी। आपने उसके टाइम और मोशन स्टडी को ठीक से ऑब्जर्व भी नहीं किया। द वर्कर्स मे बी न्यू इन द फैक्ट्री हेंस एफिशिएंसी कुड नॉट बी प्रेडिक्टेड प्रॉपर्ली। हाँ ठीक है, अब एक नए बंदे से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी भी नहीं चाहिए, बट कोई कोई नए बंदा हम लोगों की तरह स्मार्ट भी तो आ जाते हैं ना, तो फिर हो जाता है। The foreman or personnel manager responsible for labor efficiency while providing his or input at the time of budget standard has adopted conservative approach. The increase in the labor rate might have encouraged the laborers to do more work more and more efficiently. तो हो सकता है कि आपने उनके पैसे बढ़ा दिए और खुशी खुशी में इतने खुश होकर उन्होंने इतना सारा काम कर दिया। In this particular case, it may have happened that since labor payment has been increased, labor efficiency has also been increased. In a nutshell, because of additional labor rate, labor efficiency has gone up. Okay. चलिए अब हम बात करते हैं लेबर रेट वेरिएंस की। ये ना लेबर रेट वेरिएंस में, तो ये था हमारा एक्चुअल डेटा और ये ऊपर बजटेड डेटा। आपके अकॉर्डिंग 8 रुपये पर घंटे मिलने चाहिए थे, हमने कितने दे दिए, निकालो 8 रुपये पर घंटे दे रहे ना, 24,42,000 दिए हैं हमने उन्हें 3 लाख घंटे के। हमने उन्हें 8.14 दिया, कहते हमें तो पता ही था, तुम उन्हें पैसे ज़्यादा दे रहे हो तो बंदा तो खुश रहेगा ही ना, ज़्यादा काम तो करके ही देगा ना फिर। तो ये हमने निकाला 8 रुपीज़ की जगह हमने 8.14 रुपीज़ दिए हैं, यानी कि हमने ज़्यादा पैसे दे दिए, कंपनी का खर्चा हुआ तो ये एडवर्स वेरिएंस हुआ। 3 लाख घंटे के हिसाब से आपने 42,000 रुपये फालतू में उड़ा दिए, ये लेबर ऐसे करके उड़ा दिया, तो 42,000 आवर्स का आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया। ये कैसे निकाला है, इसको मैंने फॉर्मूला लिखा है, वैसे तो आप इतने स्मार्ट हो चुके हो कि आपसे खुद से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट लेबर का हो गया एफिशिएंसी वाला, इसकी इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। एडवर्स लेबर रेट वेरिएंस इंडिकेट दैट द लेबर रेट पर आवर पेड इज मोर देन द सेट स्टैंडर्ड। लेबर रेट निकाला, हमें पता चला कि आपने सेट स्टैंडर्ड से ज़्यादा पैसे दे दिए। रीजंस क्या हो सकता है, वाइल सेटिंग स्टैंडर्ड द करंट मार्केट कंडीशन। यार कोई मिल ही नहीं रहा था इतना सस्ता लेबर, में क्या करूँ, आपने तो बजट बना के दे दिया, बट मार्केट में जाके देखो कोई इतने सस्ते में काम करने के लिए तैयार ही नहीं, कह रहा है खुद ही कर लो, मैं क्या खुद करूँ, नहीं ना। चलिए, the labor may have been told that their wage will be raised or bonus will be paid if they work efficiently. यार हमने उन्हें कमिट किया था, अगर तुमने एफिशिएंटली काम किया ना तो हम तुम्हें बोनस देंगे। उन्होंने एफिशिएंटली काम किया तो हमें बोनस देना पड़ा। ओके फाइन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लर्निंग कर्व, आपको याद होगा जो हमारी टॉपिक्स की लिस्ट थी उसमें एक टॉपिक था लर्निंग कर्व, जिसको मैंने सिर्फ फॉर्मूले प्रेजेंट किया था और मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि हम इसको क्वेश्चन के साथ करेंगे। तो अब लर्निंग कर्व आता है। लर्निंग कर्व का वैसे बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको शायद बताया तो था कि लर्निंग कर्व क्या होता है। टाइम के साथ साथ इंसान को लर्निंग होती है तो उसका अच्छा एक्सपीरियंस बनता है, वो आपको इस क्वेश्चन में समझ में आएगा। City International Company is a multi-product firm and operates standard costing and budgetary control system. During the month of June, firm launched a new product and extract from performance report prepared by senior accountant is as follows. तो ये आपको दिया हुआ है, क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, तो ये आपको टेबल गिवन है। उसके बाद है सीनियर अकाउंटेंट प्रिपेयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट, उसने एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई है फॉर अ न्यू प्रोडक्ट ऑन सर्टेन assumption, but later on he realized that this new product has similarity with other existing product of the company. उसके बाद उसने रियलाइज किया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है। Accordingly, the rate of learning should be 80% and that the learning would cease after 15 units, और ये learning आपकी 15 यूनिट्स के बाद खत्म हो जाएगी। Other budget assumptions for the new product remains valid. The original budget figures are based on the assumption that the labor has learning rate of 90%. जब हमने स्टार्टिंग में ये बनाया था ना,
तो आपने एजम्पशन ली थी कि लेबर 90% के अकॉर्डिंग सीखेगा, ठीक है। सबसे पहले आपने बोला कि कोई भी बंदा नया नया आता है तो जो भी वो 15 यूनिट बनाएगा स्टार्टिंग में 80% के अकॉर्डिंग बनाएगा, और उसके बाद वो उसका 20 यूनिट्स के बाद ये इफेक्ट सीज हो जाएगा, एंड देयर आफ्टर द टाइम पर यूनिट विल बी द सेम एज द टाइम ऑफ द फाइनल यूनिट ड्यूरिंग द लर्निंग पीरियड। उसके बाद से जो टाइम लगने लगेगा 20th यूनिट से जो टाइम लगने लगेगा एज द टाइम ऑफ द फाइनल ड्यूरिंग द पीरियड दैट इज द 20th यूनिट, फिर वो आपका लगने लगेगा बाकी के लिए सेम यूनिट के लिए। द टाइम टेकन फॉर फन यूज इज 10 आवर्स। तो जो आपने पहली यूनिट बनाई है उसके लिए आपको लगे 10 घंटे। शो द वेरिएंसेस दैट रिकंसाइल द एक्चुअल लेबर फिगर विद रिवाइज बजटेड फिगर्स इन एज मच एज डिटेल पॉसिबल। देखो यहाँ पे ना हमारे पास इस टाइप के वो दिए होते हैं लर्निंग कर्व इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। तो हमारे पास ज़्यादातर ना आपको क्वेश्चन में 90% 80% यही गिवन होगा, तो ये 80% तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, लेकिन आप टेंशन मत लो, ये हमेशा गिवन ही होगा लर्निंग कर्व और ये log 2 की वैल्यूज़, जो log की वैल्यूज़ है ये सब भी आपको गिवन होगी, इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसका एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताते हैं, y इक्वल्स टू ax रेज़ टू द पावर b, ये एक फॉर्मूला है, एंड फिर y स्टैंड्स फॉर एवरेज टाइम पर यूनिट। अब x को बनाने में एवरेज टाइम लगता कितना है वो आपको y बताएगा। a होता है कि पहली यूनिट बनाने में कितना टाइम लगा, b आपका होता है लर्निंग कोएफिशिएंट, और x होता है कि क्यूमुलेटिव नंबर आपने कितना प्रोड्यूस करे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि आपका ये जो 80% वाला है ना ये 15 यूनिट के बाद सीज हो जाएगा। तो हम इन 15 यूनिट्स के लिए निकालते हैं सबसे पहले। तो 15 यूनिट्स के निकालने के लिए y निकाला, a हमारा कितना हो गया 15 यूनिट, क्योंकि हम 15 यूनिट के लिए निकाल सॉरी a इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट यूनिट। तो पहली यूनिट बनाने के लिए हमें कितना टाइम लगने वाला है, पहली यूनिट बनाने के लिए द टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट इज 10 आवर्स। तो a हमारा हो गया 10 आवर्स। x कितना हो गया, अभी हम पहले 15 यूनिट के लिए निकाल रहे हैं क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट, तो x हो गया हमारा 15, b हो गया हमारा लर्निंग कोएफिशिएंट कितना है 80% पे अगर हम काम कर रहे हैं तो 0.322। अब हम नीचे चल के देख लेते हैं ये। तो y इक्वल्स टू 10 इंटू 15 रेज़ टू द पावर माइनस 0.322, यही हमने बताया। ये हो गया फर्स्ट यूनिट बनाने में कितना लगा, ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव, जितने हम यूनिट्स का निकाल रहे हैं वो यहाँ रख दो, लर्निंग कोएफिशिएंट लगाया, लॉग लगाना। आई एम एज्यूमिंग कि आपको आता होगा, नहीं आता है तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट आई होप कि आपको आता ही होगा, वैसे भी ये रिविजनरी लेक्चर्स है। तो y log y, तो पहले टेकिंग log बोथ साइड्स, तो ये log y हो गया, log 10 हो गया, माइनस जब भी आप log करते हैं ना तो जो भी पावर होती है वो नीचे आ जाती है, माइनस 0.322 इंटू log 15। तो इस तरह से हमने अभी दोनों साइड log लिया। तो log y इक्वल्स टू log 10 की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, ये प्रॉपर्टी आप याद कर सकते हैं। log 15 को हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, अब आप क्वेश्चन में देखिए, क्या आपको log 15 की वैल्यू गिवन है, नहीं, तो आप क्या क्वेश्चन छोड़ देंगे आगे, नो, आपको log 3 की वैल्यू गिवन है, आपको log 5 की वैल्यू गिवन है। तो log के अंदर बहुत खास बात ये होती है कि हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, तो log 5 इंटू log 3 ऐसे ब्रेक कर देंगे, पर इनको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना। जब भी ब्रैकेट के अंदर 5 इंटू 3 होता है तो वो log 5 प्लस log 3 ऐसे ब्रेक होता है, ये log की प्रॉपर्टीज है। फिर आपने टेबल से वैल्यू उठानी है, यहाँ पुट करनी है, log y इक्वल्स टू आपका 0.6213 आ जाएगा। बट इसको निकालेंगे कैसे एग्जैक्टली, तो अब इस log को हटाना है हमें, ये log हटाने के लिए हमें एंटी लॉग करना पड़ेगा, तो यहाँ से log कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ एंटी लॉग बन जाएगा। आपको मैं दिखाऊं, ये देखो आपको क्वेश्चन में एंटी लॉग की वैल्यू भी गिवन है, एंटी लॉग ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 4.181 आवर्स। तो पहली 15 यूनिट बनाने के लिए आपको कितना लग रहा है, 4.181 आवर्स पर यूनिट। टोटल टाइम फॉर 15 यूनिट्स कितना लगेगा, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना लगेगा। तो स्टार्टिंग के 15 यूनिट बनाने में मुझे 62.72 आवर्स लग रहे हैं, 62.72 आवर्स लग रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारा जहाँ पे ये लर्निंग कर्व खत्म हुआ है उसके आगे के यूनिट्स बनाने में कितना लग रहा है। तो मुझे सिर्फ बेसिकली 15th यूनिट का टाइम चाहिए, तो मैं पहले 15 यूनिट का निकाला, इसके बाद मैं स्टार्टिंग के 14 यूनिट्स का निकालूंगी, फिर इन 15 में से जब मैं 14 माइनस कर दूंगी तो मेरा 15th यूनिट का टाइम आ जाएगा, जो आगे जाके सेम लगने वाला है। तो सिमिलरली वही सारे स्टेप्स आप फर्स्ट 14 यूनिट्स के लिए लगाइए, log 14 लेकर फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो पोस्ट कीजिए, तो ये आपका 59.85 आ जाएगा। अब आपने देखा, पता है यहाँ पे ना आप स्टार मार्क करके खुद से लिख लो,
गलती से भी ये गलती मत करना बच्चे। इस क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं कि ये वाला जो y आया है 4.181, उसमें से इस वाले y को माइनस कर देते हैं। गाइस आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। आपको पहले 15 और 14 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ही इसका डिफरेंस निकालना है। ओके, अब हम निकालते हैं। टोटल में बनानी कितनी है? 25 यूनिट। तो 25 यूनिट के लिए हमने बोला कि 15 यूनिट के बाद आपका लर्निंग कर्व सीज हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट 15 यूनिट के लिए तो इतना लग रहा था। अब बच्चे कितने? 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स के लिए 62 माइनस 72 माइनस 59.85 आवर्स इंटू 10 यूनिट्स। तो टोटल टाइम 25 यूनिट्स बनाने के लिए आपको लगा 91.42 आवर्स। 91.42 आवर्स ये आपका आ गया, राइट। अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले उसने क्या निकाला है क्वेश्चन में, हमसे मांगा क्या था? एक सेकेंड। शो द वेरिएंसेस दैट रिकंसाइल द एक्चुअल लेबर फिगर विद रिवाइज्ड बजटेड फिगर्स इन एज मच एज पॉसिबल। तो हमें तो क्या निकालना था? वेरिएंसेस एनालिसिस करनी है। ये हमें बजटेड आवर्स दिए हुए हैं, ये एक्चुअल आवर्स दिए हुए हैं और ये कॉस्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट पर आवर निकालते हैं। तो ये देखो, इसने वर्किंग नोट बनाए हुए हैं, ये रहा। तो कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट हम सिंपली निकाल सकते हैं। जो भी स्टैंडर्ड का डेटा गिवन था, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट और इतने आवर्स लगने थे, तो 660 पर आवर लगना था और एक्चुअल रेट ये है। तो वेरिएंस एनालिसिस के लिए रेट का डिफरेंस करना है, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, इन दोनों का डिफरेंस किया और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। तो ये हमारा निकल कर आ गया लेबर रेट वेरिएंसेस। फिर आ गया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंसेस पे। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हम कैसे निकालेंगे? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस वही कि उनको घंटे में कितना डिफरेंस लगा, पहले हमें वो निकालना है, फिर मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड रेट से। मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड रेट से, याद है ना आपको? बाहर आएगा स्टैंडर्ड रेट ऑलवेज, और जब भी हमारी क्वांटिटी आएगी वो आएगी एक्चुअल क्वांटिटी की। गोल्डन रूल, प्लीज इसको अच्छे से माइंड में फिट कर लेना, इसलिए मैं इसको इतनी बार रिपीट कर चुकी। ठीक है, अब निकालते हैं वेरिएंसेस। वेरिएंसेस निकालने के लिए फिर से उन्होंने वही किया, लेबर देखा, यहाँ से भी आप देख सकते हो 660 माइनस 675, इन दोनों का डिफरेंस किया, मल्टीप्लाई किया एक्चुअल आवर्स। तो ये हमारा निकल कर आ गया लेबर रेट वेरिएंस। और एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए भी आप यहीं से निकाल सकते हैं, ये आवर्स, ये आवर्स, इन दोनों आवर्स का डिफरेंस। और रेट कौन सा लेना है? रेट लेना है स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दो, 660 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका आ गए एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, दोनों वेरिएंस आ गए। अब लास्ट हमारा बचता है रिकंसिलिएशन टेबल। रिकंसिलिएशन टेबल के लिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी। अभी तक हमने रिकंसिलिएशन किया है एक्चुअल और बजटेड यूनिट्स का, बट यहाँ पे हमारा आउटपुट लेवल डिफरेंट है, 25 यूनिट्स और 30 यूनिट्स। तो आप इन दोनों को डिफरेंस नहीं निकालेंगे। सबसे पहले आप एक रिवाइज बजट बनाएंगे 25 यूनिट्स के अकॉर्डिंग, उस 25 मतलब 119280/30 इंटू 25। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बन जाएगा, और आपको उस स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल यानी कि जो आपका रिवाइज बजट होगा उससे एक्चुअल को कंपेयर करना होगा। तो वो रिकंसिलिएशन आपका बनाते हैं। उस रिकंसिलिएशन को बनाने के लिए हम लोगों ने देखा हमारे पास क्या क्या डिफरेंसेस है। लेबर रेट का डिफरेंस है, लेबर एफिशिएंसी का वेरिएंस है, उन दोनों को डालो, जो भी आपने कैलकुलेट किया है पुट द यहाँ पे पुट कर दिया, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। चलिए अब हम आते हैं ये NNSC कंपनी। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको मैं बताती हूँ किसके जैसा है। एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना, एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना, आपको याद है हमने ये बहुत सारी बार कर लिया है बाय अडॉप्टिंग ABC अप्रोच। मैंने यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि मुझे पर्सनली ABC अप्रोच थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, बिकॉज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ ABC का मिक्सचर होकर आना इज रियली अ गुड क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे किसकी बेसिस पे, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ, जिसमें मैंने आपको बोला था कि ABC वाला है, याद नहीं आ रहा क्या? स्टार्टिंग में था वो, आई थिंक, मतलब हमने बहुत सारे क्वेश्चन, ये रहा, इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से आप कर लेंगे। जैसे हमने इसमें निकाला था ना, इसमें भी हमारी ये ABC की एक्टिविटीज़ थी, ये रहा ना यूज ABC, तो सेम लेवल पे। अब हमने ना उसमें नंबर ऑफ डिलीवरीज का ही बस वो देखना है, नहीं तो आपका उसके जैसे भी हो जाएगा 8800 ऑर्डर्स वाला जो हमने क्वेश्चन किया था। बट एक बार आप ये ट्राई करना, ये वाला आपसे हो जाना चाहिए, जैसे इस वाले में भी हमने यूज़ किया था। इसका जो सेकंड पार्ट था ना ABC वाला, इसको बेस बना के आप उस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, ठीक है। उसमें भी इसी तरह से हम लोग डिलीवरीज निकालेंगे, वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब चलते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है इन सब से। इस क्वेश्चन का नाम है Z-Arm इनकॉर्पोरेशन।
कि एक फैमिली रन बिजनेस है, पूरी फैमिली मिलकर इसे बनाती है कंट्रीज जेड में। इट इज अ मैन्युफैक्चर ऑफ टू टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग रोल्स, एक इसका इंडस्ट्री में यूज होता है, दूसरा इनके घरों में यूज होता है। मतलब आप कारपेट मान लो कारपेट्स है, तो कुछ कारपेट्स हमने इंडस्ट्री में बिछा रखे हैं, कुछ घर पे। अरे घर पे थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। है इसकी टू लाइन्स ऑफ बिजनेस। आपको क्या करना है, आप आगे क्वेश्चन करिए। Throughout mainland of country Z, the company started with the production of residential domestic flooring. It is now an established player in the market. अब ये नाम जाना पहचाना है मार्केट में। In the recent years, the company pioneered into making flooring rules for industrial usage. The management has the following information about the budget and actual data for 2021. In late 2020, a marketing research estimate market value for industrial and domestic flooring at 8 million rules. एक्चुअल मार्केट। अब हमने क्या किया, आपने रिसर्च करी, आपको पता चला कि जो आपकी फ्लोरिंग्स है मार्केट में 8, मतलब उसका साइज था 8 मिलियन रोल्स, 8 मीटर रोल्स, बट एक्चुअल में आपने क्या किया, 7 मीटर रोल्स। एक्चुअल सेल्स ट्रेंड ऑफ द मंथ। अब आपको याद है मार्केट साइज वेरिएंस हम निकालते हैं, तो वो आप इससे निकाल सकते हैं। 8 रोल्स मार्केट का साइज होना चाहिए था, बट ये आपका 7 रोल्स था, तो ये आपका इन दोनों का डिफरेंस आपका मार्केट साइज वेरिएंस निकलवाएगा आपसे। एक्चुअल सेल्स ट्रेंड ऑफ ZM Incorporation is indicated of the sales trend of individual products in the future years. It is likely that they might continue to sell a similar sales trajectory. Okay, तो ये हमारा बजटेड एंड एक्चुअल की टेबल दी हुई है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग बात है, वही बताती हूँ। अ न्यूली अपॉइंटेड अकाउंटेंट, नया अपने बंदा अपॉइंट करा है, मतलब अपने नई कंपनी ने, हैज कंप्यूटेड फॉलोइंग वेरिएंसेस, उसने ये सारी वेरिएंसेस निकाल लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक अकाउंटेंट है, तो हमारे माइंड में पहला थोड़ी आता है इसने गलत निकाला होगा, हमें सही करके निकालना होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एम रेफर्स टू मिलियन, अज्यूम फिगर्स इन दिस चार्ट आर करेक्ट। इस बार ना कंपनी ने ज्यादा पैसे खर्च करे हैं, उसने एक समझदार सा अकाउंटेंट रखा है, बंदे ने सारी वेरिएंस सही निकाली है, शक नहीं करना और सारी दोबारा तो बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करनी है। हम मान के चल रहे हैं अकाउंटेंट अच्छा था, उसने सही निकाल लिया। यार क्योंकि हमारे जैसे लोग भी तो आते हैं ना कंपनी में सही निकालने के लिए, तो बस कोई था समझदार, उसने सारी सही निकाल ली है। ओके, तो चलिए। रिक्वायर्ड एज्यूमिंग योरसेल्फ एज द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अब आप मान लीजिए खुद को, वैसे तो हम लोग है ही, बट मान लीजिए आप एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्सपर्ट है और सीईओ ने आपसे बोला है सुनिए आप ना एनालाइज कर दीजिए मेरे लिए इन वेरिएंसेस को, हमने अकाउंटेंट से निकलवा दिया, हमारा अकाउंटेंट अच्छा भी था, बट आप सिर्फ एनालिसिस करके दे दो प्लीज, और अपना कुछ ज्ञान दे दो, एडवाइस, स्ट्रेटेजिक इनपुट, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बता दो इन 2 टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग गोल्स के लिए जो मुझे आगे फर्दर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। हम कहते हैं ओके। तो चलिए अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस की। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा डेटा ब्रीफ कर देती हूँ, या चलो साथ साथ ही कर लेंगे, जो भी इसने निकलवाया होगा उसके अकॉर्डिंग। It can be seen that total unit sales increased by 40,000 rules. अभी कहाँ की बात कर रहे हैं, हाँ देखो हमारे पॉजिटिव डाटा में इंडस्ट्रियल रूल थे 200 और डोमेस्टिक थे 600, तो टोटल हम लोगों का 800 का बजट था। एक्चुअल में क्या हुआ, 270 प्रोड्यूस किया और 570 किया, टोटल हो गया 840 का। तो ये जो 840 है हमने बजट से तो ज़्यादा किया ना, ऑल्दो वी कैन सी इंडस्ट्री का ज़्यादा है, डोमेस्टिक का कम हो गया, बट ओवरऑल 40 ज़्यादा किया, राइट। 40,000 यू कैन से 40,000, द फिगर इज इन 1000, तो हमने 40,000 ज़्यादा सेल्स करी है, राइट। तो ये इसी की बात कर रहा है। इट कैन बी सीन दैट टोटल यूनिट सेल्स इंक्रीज बाय 40,000 रूल्स रिजल्टेड इन अ फेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस, जिसकी वजह से वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है, क्वांटिटी का डिफरेंस। अब यहाँ पे क्वांटिटी का डिफरेंस ये बता रहा है ना, तो उसने बोला कि जो 40,000 की वजह से आपका फेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस आएगा, उसने अभी आपको पहले ही बता दिया। ठीक ठीक ठीक, अब चलते हैं आगे। Therefore, a potential increase of Z 2.3 million in contribution margin was achieved as a result of change in sales volume. तो अब ये बोल रहा है जो आपको पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है 2.3 मिलियन इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये आपको सेल्स वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से ही हुआ है। ये वाला वॉल्यूम वेरिएंस इसकी बात कर रहा है ये। अब हम इसके फर्दर आगे भी पढ़ेंगे, बट ये इसकी बात कर रहा है कि जो 2.3 मिलियन का फेवरेबल वेरिएंस है, तो वन सेंस में अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा इसकी वजह से है क्योंकि हमारा वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल है।
The volume variance is further divided into mix and quantity variance as shown in the table. In the case of ZM, mix variance came out to be 0.6 m favorable and the quantity variance came out to be favorable 1.7. ये सभी आपको डेटा गिवन है फेवरेबल का, देखो ये 0.6 1.7 इन दोनों को मिला के ये बना है। ओके, फिर आते हैं फेवरेबल मिक्स वेरिएंस 0.6 m इंडिकेट दैट द सेल्स मिक्स शिफ्ट टुवर्ड द इंडस्ट्री फ्लोटिंग रूल्स। अब वो बोल रहा है कि ये जो आपका मिक्स था उससे मुझे ये इतना तो समझ में आ रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो देखो डोमेस्टिक का 2.4 है, इंडस्ट्री का 3। ठीक है, यहाँ पे हम मिक्स वेरिएंस को देख के इतना समझ पा रहे हैं ना कि इंडस्ट्री का ज़्यादा है, डोमेस्टिक का कम है। और यहाँ पे मैंने आपको ऊपर के डेटा से ही बता दिया था, ऊपर के डेटा से आपको साफ साफ समझ में आ रहा था कि आपका 200 एक्सपेक्टेड था बट आपने यहाँ 270 किया था और जितना यहाँ एक्सपेक्ट किया था कम हो रहा है। तो यानी कि इससे पता चल रहा है कि आपकी जो डिमांड है इंडस्ट्रियल रूल्स की बढ़ रही है और डोमेस्टिक की कम हो रही है, वही आपको यहाँ पे बता रहा है। ओके, दैट इज द हाई कंट्रीब्यूशन मॉडल। और हमारा जो इंडस्ट्री फ्लोटिंग है ना वो हाई कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो आपको पता चला नहीं पता चला तो बताते हूँ। ये देखो 10 मिलियंस आपको मिल रहे हैं 2 लाख रोल्स पे और यहाँ पे 24 मिलियंस मिल रहे हैं 6 लाख रोल्स पे। तो इससे आपको पता चलता है कि आपका प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन सा था, जिसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, आपने थोड़ी ज़्यादा मेहनत उसी की करी है। आप लोग भी तो ऐसे करते हो ना, जो जिससे ज़्यादा स्कोरिंग होता है या तो उस पर मेहनत कर लो, तो फिर कम से कम एग्जामिशन तो आ जाती है ना। जनरली बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप 2 का खाली इलेक्टिव दे देते हैं, उन्हें पता है कि स्कोरिंग एग्जामिशन आ जाएगी, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। Therefore, it is necessary to identify the reason behind the increase in sales। कहते हैं जानना बहुत जरूरी है कि हमारी सेल्स में इंक्रीज हुआ कैसे है। ये भी तो हो सकता है कि इस बार कॉम्पिटिटर को डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ इश्यूज आ गए, कोई कॉम्पिटिटर को अगर कोई इशू आया वो अगले साल नहीं आएंगे, वो अपना इशू रिजॉल्व करके आपसे आगे बढ़ सकता है, तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपने बेटर कस्टमर सर्विसेज दी है, अगर आप कस्टमर सर्विस पार्टी दी है तो दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ यू। एंड ओवरऑल मार्केट में ग्रोथ हो गया यार, जब ओवरऑल मार्केट में ग्रोथ हुआ है तो इसलिए ही तो ग्रोथ हुआ है। तुम्हारे पास भी मार्केट में अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ने लगी, लेट्स सपोज अब नेटफ्लिक्स की डिमांड बढ़ रही है, तो वो तो पूरा OTT प्लेटफॉर्म उसके मजे ले रहा है ना, तो फिर ठीक है यार, तो उसमें तुमने क्या किया ये बताओ। Further insight into reasons of quantity variance can be gained by analyzing market share and size variance। अगेन हम मार्केट साइज और शेयर वेरिएंस लेकर, अब मार्केट साइज और मार्केट शेयर और साइज वेरिएंस इनको निकालने के लिए आपको वही वाले फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसने बोला कि ZM ने 2 मार्केट शेयर गेन किया, 10 से लेकर 12 हो गया। अब आप कैसे निकालोगे 10 से 12 हो गया, ये देखो हमारा ये यहाँ पे 800 था, ये 800 से 840 हो गया, राइट। अब ये 800 आपका था, कहाँ दिया हुआ यूनिट्स यूनिट्स यूनिट्स, ये रहा, ये 800 था 8 मिलियन रूल्स के लिए और ये 840 है आपका 7 मिलियन रूल्स के लिए। तो अगर मैं निकालूँ 800 को 8 मिलियन रोल्स के लिए तो ये मेरा आता है 10% और ये 840 का 7 मिलियन से मैं निकालूँ तो ये आता है मेरा 12%। तो इससे मुझे पता चलता है कि मैंने 2% के मार्केट शेयर गेन कर लिया है, राइट। मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेशन भी दे दिया है सो डैट आप फ्यूचर में इसको भूल लेना। The Z 5.95 million favorable market share variance may be the effect of the decline in contribution margin rate। हो सकता है कि आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेट के डिक्लाइन की वजह से ये आपका फेवरेबल मार्केट शेयर वेरिएंस आया हो। द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग मार्केट साइज ऑन कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैन बी ट्रेस थ्रू मार्केट साइज वेरिएंस। अब आप ये कह रहे हैं कि मार्केट साइज वेरिएंस में निकाल सकते हैं। मार्केट साइज वेरिएंस आपकी 4.25 मिलियन एडवर्स आई है क्योंकि आपका जो मार्केट साइज था ना वो 12.5% से डिक्रीज हो गया। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ऑल्दो मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, इसलिए मार्केट साइज वेरिएंस मार्केट शेयर वेरिएंस सब कुछ कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो वो बस रीजन बता रहे हैं कि क्या हो सकता है। उसने पहले बताया कि मार्केट शेयर का फेवरेबल होने का रीजन ये हो सकता है क्योंकि हमने 2% मार्केट शेयर गेन किया, और ये मार्केट साइज का एडवर्स होने का रीजन यही है कि ये देखो 8 मिलियन रूल्स है, मार्केट की डिमांड 7 मिलियन रूल्स रह गई है, तो इसका रीजन है मार्केट साइज एडवर्स है। ये देख रहे हो कितनी अच्छी बात है, मार्केट का साइज एडवर्स होने के बाद भी हमारा फेवरेबल है और ओवरऑल हमें फेवरेबल हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा सिम्टम होता है। मतलब एज एन इंडस्ट्री ये बहुत अच्छा है, मतलब इस कंपनी के लिए तो काफ़ी अच्छा है।
इफ वी लुक क्लोजली द डाटा गिवन, फिर अगर आप इसको ध्यान से देखो इस डाटा को, द प्राइस वेरिएंस फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल रूल कैन बी कंप्यूटेड विदाउट डिफिकल्टी। आप उसे बिना डिफिकल्टी के कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखो, बच्चे ने मेहनत तो बहुत करी इस अकाउंटेंट ने, बट इस अकाउंटेंट ने ना प्राइस वेरिएंस नहीं निकाला, तो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। अब आपको प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले प्राइस वेरिएंस देखते हैं। प्राइस वेरिएंस डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल का निकाला है। ये हमने लिया एक्चुअल क्वांटिटी, ये गिवन थी, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आप निकाल सकते हो। ये भी गिवन नहीं होगी, आई थिंक आपको निकालनी पड़ेगी, बट आप इजीली निकाल सकते हो। ये देखो ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिए हुए, इसको यूनिट से डिवाइड कर लो तो आपकी पर यूनिट आ जाएगी। ओके, वो इधर बजट डेटा था, आपको एक्चुअल्स करना है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल का चाहिए। याद है ना आपको प्राइस वेरिएंस कैसे निकालते हैं? प्राइस का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो क्वांटिटी एक्चुअल लेनी है बस, और बाकी स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन निकालो, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन निकालो, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करो, आपका वेरिएंस आ जाएगा। तो हमने प्राइस वेरिएंस निकाल लिया, दोनों में एडवर्स आ रहा है, ये भी डोमेस्टिक का भी और इंडस्ट्रियल का भी। अब आपके प्राइस वेरिएंस कैसे आ रहे हैं? एडवर्स आ रहे हैं। तो इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ से। हाँ, ये if we look closely at the data given, the price variance for domestic as well as industry can be computed without difficulty. Obviously हमने भी एक सेकंड में ऐसे निकाल दिया। The price variance for domestic flooring rules as well as industrial flooring rules is unfavorable. वो कह रहे हैं कि यार देखो, इनके जो प्राइजेस है ना वो अनफेवरेबल है। This indicate that the both varieties were sold a lower margin than standard. तो यानी कि दोनों की दोनों ही जितना हमने सोचा था उससे लोअर मार्जिन पे बेचे जा रहे हैं। दिस थ्रोट एनालिसिस शोज अ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो उसकी वजह से हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है ऑन कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर विच प्राइस वेरिएंस इज मेन कंट्रीब्यूटर, जिसका एक मुख्य कारण प्राइस है। हर एक चीज का मुख्य कारण प्राइस ही होता है। इस प्राइस पे ना पूरी दुनिया चल रही है वैसे तो, सच्ची बताऊँ तो। हमने प्राइस वेरिएंस देखी, वो भी एडवर्स आ रही थी। रिवाइज स्ट्रक्चर आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस वेरिएंस इज अंडर। कहता है कि मैंने इसमें प्राइस वेरिएंस भी इन्वॉल्व कर दिए। तो अब आप एक बार ये देख लो, कंट्रीब्यूशन वेरिएंस ये निकाल के दिया हुआ था 5.785, जिसमें से वॉल्यूम वेरिएंस इतना था। अब ये एडवर्स है, ये फेवरेबल है, ये प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। अदरवाइज हमने नीचे तो कैलकुलेट कर ही दिया, इसका हमने बाइफर्केशन कैलकुलेट करके दिखा दिया। ये तो इस अकाउंटेंट के एज इट इज उठा ली। ओके, अब उस सीईओ ने हमसे स्ट्रेटेजिक इनपुट मांगे थे। अभी तक तो हमने बताया कि ये हमने डेटा एनालिसिस किया। अब हम थोड़े से अपने यूजफुल इंसाइट्स देते हैं। द एक्चुअल सेल्स ऑफ इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रूल्स इज 35% हायर देन प्रोजेक्शन। अब वो बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियल जो हम रूल्स बना रहे हैं ना वो 35% हायर। हाउएवर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 47.5% इज मार्जिनली लोअर देन स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन। वो कह रहे हैं कि देखो, एक तो तुम ज्यादा भी बेच रहे हो, ऊपर से तुम मार्जिन भी लो लेकर आ रहे हो, ये कैसे चलेगा काम? नहीं, कैसे चलेगा ये बताओ। इंडस्ट्री की 200 से 270 हो गई, तो ये ऑन एन एवरेज आपका 35% आपने ज़्यादा बेची। पर ये जो आपकी मार्जिन अगर मैं पर यूनिट देखूँ तो ये इतनी नहीं बढ़ी है, बस इतना ही हम उसको बताना चाहते हैं। या ये देखिए, तो मार्जिन लोअर देन द स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ Z50 पर यूनिट, इसने पर यूनिट पे निकाला है। दिस इंडिकेट दैट ZM मे हैव कट इट सेलिंग प्राइस टू मेंटेन और गेन मार्केट शेयर। तो वो कह रहा है कि हाँ, एक ही तरीके से मत सोचो ना, यू शुड थिंक 360 डिग्री। 360 डिग्री में मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने 2% मार्केट शेयर गेन किया है तो ऐसे थोड़ी ना गेन कर लिया होगा, ऐसे हवा में कुछ भी नहीं होता है। तो इसको गेन करने के लिए हमने क्या किया होगा, उसको गेन करने के लिए हमने अपना प्राइस कट डाउन कर दिया होगा। हमने अपना प्राइस कट डाउन किया ताकि हम लोग अपना मार्केट शेयर गेन कर सके। देखो, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रूल्स आर इन ग्रोथ फेज। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रूल्स है वो ग्रोथ फेज में। अगर ग्रोथ फेज में ना गाइस, इस पे फोकस करना, ग्रोथ फेज में जो चीजें होती हैं उन पे फोकस किया जाता है ताकि इनकी सेल्स और एक्सपोर्ट हो। अभी इसके पास मेच्योरिटी है, डिक्लाइन है, बहुत सारी स्टेजेस पड़ी है, इसकी जिंदगी अभी शुरू हुई है। इंट्रोडक्शन से ग्रोथ पे आने में बहुत टाइम लगता है और अभी ये ग्रोथ फेज में है, तो इसको और आगे जाने दो, इस पर फोकस करो। कोई बात नहीं, प्राइस कट डाउन करना पड़े तो कर दो। ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हायर सेल्स एंड प्रॉफिट टू बी मेड इन फ्यूचर। इसकी डिमांड इतनी बढ़ेगी ना कि इसके प्राइस आसमान छुएंगे एक दिन। सिमिलरली द एक्चुअल सेल्स ऑफ डोमेस्टिक फ्लोरिंग रूल इज 5% लोअर देन द एक्सपेक्टेशन। हाउएवर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज 27 per roll.
डेट इज 32% लोअर देन। अब इसने एक्चुअल वाली डोमेस्टिक फ्लोरिंग रोल की बताई है, कह रहा है डोमेस्टिक फ्लोरिंग रोल की 5% कम है। इससे पता चल रहा है कि हमने इसको सब्सटेंशियली रिड्यूस प्राइस पे बेचा है ताकि हम अपनी सेल्स वॉल्यूम तो मेंटेन कर सके। यार ये ना क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये सब आपको खुद से बताना है, तो यहाँ पे आपको ना बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। ये लाइंस ना लिखनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपको हर एक चीज़ अपने मतलब उस एस्पेक्ट से रख के भी सोचना है कि कौन ग्रोथ फेज में है, कौन डिक्लाइन फेज में है। वो हमने जज कैसे किया, उनकी प्राइस को देखकर, उसने डिमांड को देखकर। तो इसलिए सिमिलरली बोला कि हमें इतना सब्सटेंशियली रिड्यूस प्राइस पे बेचना पड़ा, जिससे मुझे पता चला कि ये प्रोडक्ट तो मेरा डिक्लाइनिंग स्टेज पे है और ये डिक्लाइनिंग स्टेज पे है। तो उसके बाद हमने बोला द मार्केट साइज फॉर फ्लोरिंग हैज रिड्यूस फ्रॉम एन एक्सपेक्टेशन ऑफ 8 करोड़। हमने ऊपर देखा था कि 8 से 7 पे आ गया, 8M से 7M पे आ चुका है, 8 मिलियन रोल्स से 7 मिलियन रोल्स पे आया। तो यानी मार्केट साइज तो आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, 12.5% से इफेक्ट हुआ है, जिससे आपकी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी थ्रेट है। द मैनेजमेंट हैज़ टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दिस श्रिंकेज। मैनेजमेंट को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये हो क्यों रहा है। फॉर एग्जाम्पल dwindling डिमांड मे बी ऑन अकाउंट ऑफ चीपर सब्सिट्यूट अवेलेबल। हो सकता है कि इस फ्लोरिंग रोल के घर में लोगों ने कुछ ऐसा ही चीप मटेरियल बिछाना शुरू कर दिया हो। The management has to take cognizance of this threat to business. A positive for ZM is that its actual market share for flooring roll was higher than expected at 12%. देखो मेरे लिए पॉजिटिव बात तो बस यही है कि हायर देन एक्सपेक्टेड हो गया था, 12% हो गया था। एन इंक्रीज इन मार्केट शेयर वुड हैव अ बेनिफिशियल इम्पैक्ट। अब मेरा मार्केट शेयर बढ़ रहा है तो मेरे लिए बेनिफिशियल इम्पैक्ट तो होगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के। ओवरऑल कंपनी तो मेरी है ना, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ये तो देखना होगा। ऑल्सो डिस्पाइट द श्रिंकेज इन मार्केट साइज, मार्केट के साइज की श्रिंक, ये मैंने आपको ऊपर बताया था, मार्केट का साइज श्रिंक होने की वजह से भी हम ओवरऑल फेवरेबल में है। तो इससे पता चलता है क्योंकि डिमांड मेरी इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रूल्स की तो राइज हो रही है ना, तो हम क्या बोलेंगे, इस अपॉर्चुनिटी को कंसिडर करो, इंडस्ट्रियल रोल्स पे फोकस करो, जाने दो डोमेस्टिक रोल जहाँ जा रहे हैं। तो ZM में कंसिडर फेजिंग आउट डोमेस्टिक फ्लोरिंग रोल एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग रोल। ये जो मैंने वर्ड्स हाईलाइट करे ना, ये तो आपको लिखने ही लिखने हैं, और इनको ही अगर एक बार दोबारा भी पढ़ोगे ना, आपको ये क्वेश्चन भी ईजी लगने लगेगा। So in view of the shrinking market share, ZM should not end up losing its market share due to phasing out domestic flooring rules. Okay. उसके बाद ये सब इन्होंने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है कि REQ कैसे निकालते हैं। ऑल्दो इनकी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी इन्होंने निकाल कर बताया है, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। ये आपको बाकी के बेसिक कॉन्सेप्ट में भी काम आ सकता है। इन्होंने बस निकाल के दिखाया कैसे निकालते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हमारी क्लास खत्म हुई। कैसा लगा आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई भी थॉट्स, फीडबैक्स, कमेंट, सजेशन होंगे, ऑलवेज वेलकम। एक्चुअली आई रिक्वायर्ड दिस, एंड जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए यार, बड़ी मेहनत लगे बनाने में। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।